एपिसोड 101 टू 120। स्वार्थी मीनल माँ नहीं बल्कि काव्या माँ थी। घटिया हरकत उन्होंने को थी। मीनल माँ ने नहीं, आर्या ने भी गुस्से में चिल्लाकर बोला तो अभय ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। जब अभय को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है तो उसने अपना हाथ सामने बने पिल्लर पर दे मारा। उसने अपना एक हाथ अपने मुंह पर रख लिया, फिर उस हाथ को पीछे बालों में ले जाते हुए अपनी बैक नेक तक ले आया और आर्या के पास आकर बोला, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी माँ के बारे में ऐसे बात करो। तुम्हें भी कोई हक नहीं है कि तुम मेरी मीनल माँ के बारे में ऐसे बात करो। आर्या गुस्से में बोली। बस करो तुम दोनों, बस करो। मीनल जी रोते हुए बोली। आर्या बेटा मेरी बात सुन, जो इस दुनिया में है ही नहीं उसके बारे में बुरा भला बोलने का क्या फायदा। मीनल जी रोते हुए बोली। बस कीजिए आप अपनी नौटंकी, ये सब ड्रामा कहीं और जाकर करिए, यहाँ नहीं। मेरी माँ के लिए आपकी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। अभय गुस्से में बोला। मिस्टर सिंह, मीनल जी का हाथ पकड़कर चलो। मीनल, यहाँ से यहाँ आना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। क्यूएक्स। हाँ, और ये भूल जिंदगी में दोबारा मत करना, क्योंकि ये पूजा मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए रखी गई है, न कि अशांति के लिए। जीते जी तो आपने उन्हें कोई खुशी दी नहीं, उनका सब कुछ छीनने के बाद भी अब आपको चैन नहीं मिला, जो यहाँ उनकी बरसी की पूजा में भी विघ्न डालने आ गए। मीनल जी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और ये देख आर्या के दिल को बहुत ठेस पहुंच रही थी और उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। कहीं न कहीं वो खुद को ही इसका जिम्मेवार मान रही थी। वो मीनल जी के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, आई एम सॉरी माँ, मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैं तो बस ये चाहती थी कि अगर आप इस पूजा में शामिल होगी तो काव्या माँ जहाँ भी होंगी आपको देख खुश ही होंगी, लेकिन उनकी खुशी का ख्याल करते करते मैं तो आपकी खुशियाँ भूल ही गई थी। मैं नहीं जानती थी कि यहाँ आकर आपको इतना जलील होना पड़ेगा। अभय ने जो कुछ भी कहा उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आर्या ने इतना कहा ही था कि अभय ने आर्या को आम पकड़ उसे बोला, ये क्या कर रही हो तुम, इनसे माफी क्यों मांग रही हो, जबकि ये गुनहगार है। गुनहगार ये नहीं आप है, आप उस इंसान को सब सुना रहे जो उसने किया ही नहीं, बल्कि उन्होंने ने तो अपनी सारी जिंदगी दूसरों को खुशियां देने में ही निकाल दी, लेकिन फिर भी उन्हें उनके हिस्से की खुशी नहीं मिली। आर्या ने अभय से गुस्से में कहा। आर्या की बातें सुन मीनल जी उसे आंखें बड़ी करके देखने लगी। मिस्टर सिंह ने अपनी पलकें झपकाकर हामी भरी तो मीनल जी और भी हैरान हो गई। कहना क्या चाहती हो तुम, अभय ने आर्या से सवालिया नजरों से पूछा। वही जो आप सुन रहे हैं, आर्या ने कहा तो मीनल जी ने उसे चुप रहने के लिए कहा और बोली, आर्या जो जैसा है वैसा ही रहने दो, इस बात को बरसों बीत चुके हैं। नहीं माँ, सच सामने आना बहुत जरूरी है, बहुत हो गया सब, कब तक ये सब सहती रहेंगी आप सही होकर भी ये सब कड़वी बातें सह सकती है, लेकिन मैं नहीं, आपको न्याय मिलना ही चाहिए। आर्या बोली। स्ट्रेंज, जो खुद दूसरों के साथ अन्याय करती आई हो उसके साथ कौन सा अन्याय हुआ है, मुझे भी तो पता चले। अभय बोला। तो सुनिए मिस्टर अभय प्रताप सिंह, मिस्टर सिंह की पहली पत्नी होते हुए भी उन्हें आपकी और पूरी दुनिया की नज़रों में उनकी दूसरी पत्नी बनकर रहना पड़ा, ये अन्याय। अभय हैरानी से आर्या की तरफ देखने लगा। फिर आर्या आगे बोली, आपको जन्म देने के बाद भी वो आपकी नज़रों में आपकी सौतेली माँ बन गई, ये अन्याय। ये सब सुन अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अब और हैरानी भरी नज़रों से आर्या को देखने लगा। आर्या आगे बोली, गुनहगार न होते हुए भी आपकी नफरत का सामना करने का अन्याय, आपकी जली कटी बातें सुनने का अन्याय, आप पर अपनी ममता न लुटा पाने का अन्याय, आपके प्यार के लिए तरसने का अन्याय, अपने बेटे के मुंह से मां शब्द सुनने के लिए तरसने का अन्याय। बताइए क्या आप इन सबको भरपाई कर पाएंगे, क्या आप उन्हें न्याय दिला पाएंगे। आर्या ने अभय से सवाल किया। अभय तो वही का वही जम गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गायत्री जी के पास गया और बोला, दादी ये सब क्या है। अभय के सवाल पर गायत्री जी कुछ नहीं बोल पाई, बस अपनी पलकें झपकाकर हामी भर दी। आर्या अभय के पास आई, उसने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोली, सच। आर्या ने अभय को सब बता दिया। अभय की आंखों में से भी आंसू बह निकले। अब अभय की आंखों में गुस्से की जगह पछतावा नजर आ रहा था। अभय, मैं नहीं चाहती थी कि ये सच आज इस वक्त आपके सामने आए, लेकिन सब जानते हुए मैं नहीं बर्दाश्त कर पाए मीनल पर लगे इल्जामों को। अगर काव्या माँ ने दादाजी का झूठ में साथ न दिया होता तो सब ठीक होता, मीनल माँ से उनका प्यार दूर ना होता। एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है अपने बच्चे को खुद से जुदा करना, वो भी तब जब वो बच्चा ही उसके जीने का सहारा हो। लेकिन मीनल माँ ने काव्या माँ की जान बचाने के लिए आपको उनकी झोली में डाल दिया। काव्या माँ की झोली खुशियों से भरकर खुद माँ की ममता से वंचित रह गई। आपके मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए तरस गई। काव्या माँ को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, इसीलिए वो मीनल माँ को घर लाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं मानी क्योंकि वो पापा और काव्या माँ के बीच नहीं आना चाहती थी। काव्या माँ को ब्रेन ट्यूमर था जो कि लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका था। वो जानती थी कि उन्हें उनके किए कर्मों की ही सजा मिल रही है, इसीलिए उन्होंने पापा का हाथ मीनल माँ के हाथ में रख दिया। मीनल माँ ने खोया ही है पाया कहाँ है। जब सब पाने का समय आया तो उनका खुद का बेटा उन्हें नफरत भरी नजरों से देखने लगा। कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए सब, शायद तुम कभी समझ ही ना पाओ।
सच्चाई जानने के बाद मीनल मां चाहती तो मिस्टर सिंह की पहली पत्नी होने के नाते न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटका सकती थी और काव्या मां और दादाजी को सजा भी दिलवा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो काव्या मां का बसा बसाया घर नहीं तोड़ना चाहती थी, किसी की खुशियां नहीं छीनना चाहती थी, भले ही उन्हें अपनी खुशियां दांव पर क्यों ना लगानी पड़ी। तुम जानते हो मीनल मां ने सबको कसम दे रखी थी कि तुम्हें सच न बताए ताकि आप कहीं काव्या मां को गलत न समझ लो, उनकी इज्जत आपकी नजरों में कहीं कम ना हो जाए। ऐसी औरत को आप स्वार्थी बोल रहे हो अभय, क्या ये सही है? सब सुनने के बाद अभय शौक में था। उसे बचपन से लेकर अब तक का हर वो पल याद आ रहा था जब जब उसने मीनल जी के साथ बदसलूकी की थी या फिर उन्हें इग्नोर किया था, उन्हें मां मानने से इनकार कर दिया था। अभय बेसुध सा घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। अभय बेसुध सा घुटनों के बल वही जमीन पर बैठ गया। मिस्टर सिंह ने मीनल जी का हाथ पकड़ा और उन्हें वहां से लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। अभय भागते हुए मीनल जी पास आया और उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अभय ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और नीचे बैठ गया। ये देख मीनल जी का दिल पसीज उठा। उन्होंने अभय को दोनों कंधों से पकड़कर उठाया और गले से लगा लिया। अभय ने भी उन्हें कसकर हक कर लिया। आज ना जाने कितने सालों बाद एक माँ के कलेजे को ठंडक मिली है। मीनल जी भी फूट फूट कर रो पड़ी। अभय, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने बचपन से लेकर आज तक आपको गलत समझा। आप हमेशा अच्छी माँ बनकर रही, लेकिन मैं कभी एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मीनल जी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मीनल जी ने खुशी से उसका चेहरा चूम लिया और उसे फिर से गले से लगा लिया। उनको ऐसे गले लगे देख सबकी आंखें आंसुओं से भर आई। गायत्री जी ने प्यार भरा हाथ आर्या के सिर पर रख दिया। आर्या भी दादी के गले लगा गई। उसने दादी की आंखों से आंसू साफ किए। आज तेरी वजह से ये संभव हो पाया, गायत्री जी बोली। मीनल जी से माफी मांगने के बाद अभय ने मिस्टर सिंह से भी माफी मांगी। गायत्री जी अभय के पास आई और प्यार से अभय के माथे को चूमा और फिर मीनल जी को गले लगा लिया और फिर रूंधे गले से बोली, आज मेरे मन का सारा बोझ हल्का हो गया। जो गुनाह मेरे पति ने बरसों पहले किया था उसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ी। आज तेरी जिंदगी का ये अधूरापन भी पूरा हो गया। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। मीनल जी गायत्री जी के मुंह पर हाथ रखते हुए, ये कैसी बातें कर रहे आप माँ, भगवान आपको लंबी उम्र दे। चलिए पंडित जी बुला रहे। आर्या ने सबको आवाज लगाई। अभय मीनल जी का हाथ पकड़कर, चलिए माँ, आज ये पूजा आपके हाथों ही होगी, अभय ने कहा और आगे बढ़ गया। फिर रुककर उसने पीछे देखा और बोला, आप नहीं आएंगे मिस्टर सिंह? मीनल को माँ बोल दिया, मैं क्या सारी उम्र तेरे लिए मिस्टर सिंह ही रहूंगा? मिस्टर सिंह बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोले। अभय उनके पास आया और उनका हाथ पकड़कर बोला, चलिए पापा। मिस्टर सिंह, ये हुई न बात, एक बार फिर से बोल। अभय, पापा चलिए। सबके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। फिर सब ने मिलकर काव्य की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद सब घर वापस आ गए। आर्या, अभय से आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अभय हम बोलकर ऊपर अपने रूम में चला गया। आर्या ने जल्दी से अभय के लिए नाश्ते की प्लेट तैयार की और रूम में चली गई। आर्या ने देखा तो अभय उसे रूम में कहीं दिखाई नहीं दिया। आर्या थोड़ा सा आगे बढ़ी तो उसे वॉशरूम में पानी चलने की आवाज आई। आर्या वॉशरूम की ओर बढ़ गई। उसने डोर नॉक किया तो डोर हल्का सा खुल गया। अभय, आप अंदर हो, कहते हुए आर्या ने डोर खोला तो अभय कुर्ता पजामा पहने शावर के नीचे आंखें बंद किए खड़ा है। आर्या ने डोर खोला तो अभय ने एक नजर उसे देखा और मुंह दूसरी साइड कर लिया। अभय की आंखें लाल हो चुकी है। आर्या उसकी लाल आंखें देखकर घबरा गई। अभय, आप ठीक तो हो ना? आर्या ने पूछा। हम, अभय ने इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। आर्या अंदर आई और उसने शॉवर बंद कर दिया। फिर उसने अभय का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, अभय, जो भी आपके दिल में चल रहा है सब बोल दीजिए, अपना मन हल्का कर लीजिए। अभय आर्या के गले लग गया। आज ना चाहते हुए भी अभय के दिल का दर्द उसकी आंखों के रास्ते आंसू बनकर बाहर आ गया। आर्या ने भी अभय को अपनी बाहों में समेट लिया। आज पहली बार अभय आर्या के सामने यूं टूटकर बिखरा था। कुछ देर बाद अभय आर्या से अलग हुआ और रूंधे गले से बोला, मैंने बहुत दिल दुखाया माँ का, वो भी उस माँ का जो मुझे इस दुनिया में लाए, मुझे जीने के लिए सांसें दी और मैंने जीने के लिए उनका ही सांसें लेना भारी कर दिया। उन्हें कभी वो प्यार, वो इज्जत नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। उस गुनाह की सजा दी जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। कितना गलत था मैं। फिर आर्या का चेहरा अपने हाथ में लेकर बोला, अगर तुम ये सच सामने न लाती तो शायद मैं ये कभी जान ही न पाता कि जिसे मैंने अपनी सौतेली माँ भी नहीं माना वो ही मेरी अपनी माँ है, मुझे जन्म देने वाली। अब तो पता चल गया ना, तो अब आप वो सारी कमी पूरी कर देना जो मीनल माँ की जिंदगी में अधूरी रह गई थी, आर्या बोली। अभय ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए आर्या के सिर से अपना सिर टिका लिया। फिर कुछ देर बाद आर्या अभय से बोली, इस छोटी सी नन्ही सी जान को बहुत जोरों की भूख लगी है। अभय मुस्कुरा उठा और बोला, तुम चलो मैं आता हूँ। आर्या खुद को देखते हुए, आपने तो मुझे भी गीला कर दिया। अभय, हम क्या हम, अब मुझे भी चेंज करना पड़ेगा, आर्या बोली तो अभय ने उसी हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और शॉवर ऑन कर दिया। अभय क्या किया ये? आर्या पानी की बौछार से बचते हुए बोली। हाँ तो गीला ऐसे ही होता है, अभय ने कहा।
अब गीले हो गए कपड़े चेंज कर लो जाकर, अभय ने कहा तो आर्या अभय को घूरते हुए जल्दी से वॉशरूम से बाहर आ गई और क्लोजेट रूम में चेंज करने के लिए चली गई। तब तक अभय भी रूम में आ गया। आर्या ने जल्दी से प्लेट उठाई और खाना खाने लगी। उसको ऐसे खाते देख अभय हंसा और बोला, धीरे खाओ। अभय, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से बेचारी भूखी है, आर्या एक निवाला खाते हुए बोली। हम, अभय ने कहा और फिर अपना नाश्ता किया। कुछ देर बाद अभय ऑफिस के लिए निकल गया। अभय की गाड़ी में धीरे से सॉन्ग चल रहा है जो उसे आर्या की याद दिला रहा है। सांस लेती हूं तो तेरा ही एहसास होता है, एहसास होता है। दूर होके भी हर लम्हा तू मेरे पास होता है, मेरे पास होता है। तेरे बिन एक दिन ना गुजरे, कैसे बीतेंगे ना जाने ये साल है। आज घर में सब बहुत खुश थे। आज पहली बार अभय सबके साथ बैठकर डिनर जो कर रहा है। आज सब कुछ अभय की पसंद का बना है। मीनल जी उसे बड़े प्यार से खाना खिला रही है, जैसे बरसों की ममता जो उन्होंने अपने दिल में समेटे रखी थी सारी की सारी आज ही अभय पर लुटा देंगी। गायत्री जी और मिस्टर सिंह उन्हें ऐसे देख बहुत खुश हो रहे हैं। आर्या अपने दोनों हाथ अपनी चिन पर रखे हुए बैठी हुई है और मुंह बनाकर अभय और मीनल को देख रही है। अब मीनल जी सारा प्यार अभय पर लुटाएंगी तो बाकियों को जलन तो होगी ही ना। अभिनव और अमायरा भी अभय को डाइनिंग टेबल पर मीनल जी के साथ देखकर हैरान है। ये आज भाई को क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना, अभिनव ने धीरे से अमायरा से बोला। हाँ यार, मैं भी यही सोच रही हूँ, अमायरा बोली। ये हो क्या रहा है आज, अभिनव ने अपने हाथ से आर्या के कंधे को हिलाया और पूछा। माँ बेटे का प्यार, आर्या मुंह लटकाए हुए धीरे से बोली। ये माँ बेटे का प्यार आज ज्यादा उमड़ उमड़ कर बाहर नहीं आ रहा, अमायरा धीरे से बोली। मिस्टर सिंह, ये क्या खुसर फुसर हो रही है तुम तीनों में। कुछ नहीं पापा, हम तो बस यूं ही, अमायरा बोली। वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी माँ हम सबको भूल गई है, मिस्टर सिंह भी धीरे से बोले तो तीनों हंसने लगे। गायत्री जी उनके पास आकर, मुझे लगता है आज हमें कोई अटेंशन नहीं मिलने वाली। मीनल जी और अभय को छोड़कर सब एक साथ हम। जब मीनल जी और अभय का ध्यान उन सब की तरफ गया तो सब टकटकी लगाकर उन दोनों को ही देख रहे हैं। सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं, खाना खाओ ना, सब मीनल जी खाने की तरफ इशारा करते हुए बोली। अभिनव बोला, कोई हमें भी इस बात का एहसास दिलाता कि तुम भी कितने खास हो मेरे लिए, काश हमें भी कोई इतने प्यार से खिलाता। आर्या, अमायरा, वाह वाह मीनल जी ये क्या था। अमायरा दिल का हाले बयां, मीनल जी घूरकर उन्हें देखते हुए, चुपचाप खाना खाओ। मिस्टर सिंह, अगर हमारे लिए खाना बचेगा तो खाएंगे ना हम। अभी तो इसे अभय को खिला खिला कर गोलगप्पा बनाना है, गायत्री जी बोली तो आर्या की जोर से हंसी छूट गई। गोलगप्पा, आर्या हंसते हुए बोली तो अभय ने उसे घूर कर देखा। आर्या ने अपनी हंसी दबाते हुए मुंह पर उंगली रख ली, लेकिन फिर भी आर्या की हंसी छूट गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया। सबने चुपचाप डिनर किया। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में आ गए। आर्या भी मीनल जी की हेल्प करने के बाद रूम में जाने लगी तो मीनल जी ने आर्या को आवाज लगाए, आर्या बेटा सुनो तो। आर्या जी माँ। मीनल जी ने आर्या का माथा चूम लिया और बोली, थैंक यू। थैंक यू किस लिए माँ, आर्या ने पूछा। जो आज यहाँ डाइनिंग टेबल पर तूने देखा ना, वो सब तेरी वजह से ही तो पॉसिबल हो पाया है। तुझे नहीं पता तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैंने अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाया, आज इस पल में मैंने अभय का सारा बचपन जी लिया। मीनल जी आंखें नम करते हुए बोली। मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैं तो बस ये चाहती थी कि आप काव्या माँ के लिए रखी गई पूजा में शामिल हो। जब आपने मन से सब कुछ किया तो आपका पूरा हक बनता था उस पूजा में शामिल होने का। और रही बात आपकी और अभय की, तो ये सच अभय के सामने आना सच में बहुत जरूरी था। कब तक यूं ही घुट घुट कर जीती रहती, और फिर आपकी तपस्या भी तो इतनी कड़ी थी। इतना कुछ खोया है आपने, आपको आपका प्यार तो मिल गया था, लेकिन आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज अभी बाकी थी, आर्या बोली। जो आज मुझे मिल गई, कहकर मीनल जी ने उसे कसकर गले से लगा लिया। फिर आर्या उन्हें गुड नाइट बोलकर अपने रूम में वापस आ गई। अभय का रूम, आर्या रूम में आए तो अभय रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसे देख आर्या फिर से हंसने लगी और धीरे से बोली, गोलगप्पा। अभय में उसकी तरफ देखा तो आर्या चुपचाप अपनी अलमीरा की तरफ बढ़ गई। अपनी अलमीरा में से उसने अपनी नाइट ड्रेस निकाली और क्लोजेट रूम में चेंज करने के लिए चली गई। आर्या ने जैसे ही क्लोजेट रूम का डोर खोला तो सामने बाहों में बाहें डाले अभय खड़ा था। आर्या उसे एकदम अपने सामने पाकर चौंक गई, क्या हुआ आप ऐसे। आर्या जाने लगी तो अभय ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, किस बात की हंसी आ रही थी तुम्हें। आर्या, वो तो बस यूं ही। अभय उसे अपने और करीब करते हुए, अच्छा नीचे भी बड़ी हंसी आ रही थी तुम्हें। अब क्या मैं हंस भी नहीं सकती। गोलगप्पा जी, गोलगप्पा शब्द पर जोर देते हुए आर्या बोली और फिर से ऊंची ऊंची हंसने लगी। आर्या ने अपना मुंह फुलाकर अभय को चिढ़ाया और उसकी पकड़ से छूटकर भाग आई और बोली, वैसे दादी ने आपको नाम बहुत ही अच्छा दिया है, गोलगप्पा। आर्या, तुम मुझे इस नाम से नहीं बुलाओगी, अभय ने कहा। अच्छा, क्या बुराई है इस नाम में, कितना यम्मी होता है गोलगप्पा। नहीं, मैं तो आपको इसी नाम से बुलाऊंगी। आर्या, अगर कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा कि अभय प्रताप सिंह की वाइफ उसे गोलगप्पा कहकर बुलाती है, और कहां से तुम्हें मैं गोलगप्पा नजर आता हूं।
अब देखो गोलगप्पा लड़कियों को कितना पसंद होता है, सब लड़कियों में फेमस होता है गोलगप्पा, बिल्कुल आपकी तरह, आर्या बोली। अभय उसके पास आया तो आर्या बेड की दूसरी साइड जाकर खड़ी हो गई। देखो तुम, अभय ने कहा तो आर्या फटाक से बोली, अब दादी ने इतने प्यार से बोला है तो। अभय चुपचाप बेड पर लेट गया और बोला, लाइट बंद कर कर दो, नींद आ रही मुझे। आर्या खुद से नाराज हो गए, क्या तू भी ने, क्या जरूरत थी इतना चिढ़ाने की। आर्या अभय के पास आ गई, वो अपने कान पकड़कर खड़ी हो गई और बोली, सॉरी। अभय ने भी उसकी बाह पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोला, गोलगप्पा हूं मैं, आर्या नहीं आप तो। आर्या को डरते देख अभय की हंसी छूट गई। आर्या मुंह बनाकर दुष्ट दानव। अभय ने उसे फिर से घूर कर देखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आज माँ बहुत खुश थी, आज से पहले मैंने माँ को इतना खुश कभी नहीं देखा, आर्या ने अभय से कहा। अभय, हम अगर तुम सब जानती थी तो बताया क्यों नहीं, छुपाया क्यों। आर्या, आपको पता है अभय, जब मुझे पापा ने सारा सच बताया तो मेरा दिल किया कि मैं अभी जाकर आपको सारा सच बता दूं कि काव्या माँ ने कितना गलत किया मीनल माँ के साथ, और अपने जाने अनजाने जो भी बिहेव किया उनके साथ वो कितना गलत है। बेचारी मीनल माँ दिन रात घुटती रही, अपने दिल के जख्म छुपाए सबके सामने मुस्कुराती रही। मीनल माँ नहीं चाहती थी कि आपकी नज़रों में काव्या माँ की कोई भी गलत छवि बने या आपके दिल में उनके लिए प्यार में कोई कमी आए। माँ तो माँ होती है, काव्या माँ ने आपके लिए अपने प्यार में कोई कमी नहीं आने दी, और फिर आप भी तो उन्हें इतना प्यार करते हो, लेकिन ये सच ऐसे आपके सामने आए ये तो मैं भी नहीं चाहती थी। मैं आपके दिल में मीनल माँ के लिए प्यार जगाना चाहती थी, लेकिन काव्या माँ के लिए नफरत नहीं। मैं चाहती थी कि आप खुद जानो मीनल माँ आपसे कितना प्यार करती है। अभय, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे सच से रूबरू करवा दिया, वरना उम्र भर मैं उन्हें जान न पाता, शायद जान भी जाता उन्हें अगर मैंने एक कोशिश की होती तो। आर्या, अरे कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अभय, हम वैसे एक बात तो बताओ। आर्या, क्या। अभय, यही कि तुम इतनी इंटेलिजेंट कब से हो गई। वॉट डू यू मीन, मैं क्या आपको बेवकूफ लगती हूँ, आर्या ने गुस्सा दिखाते हुए बोला। अभय, मैंने ऐसे कब कहा, अभी आर्या मुंह बनाकर बोली तो अभय हंसने लग गया और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर मीठी मीठी नोकझोंक के बाद दोनों सो गए। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं। रोज की तरह अभय का नाश्ता आज भी रूम में ही भिजवा दिया गया, बस फर्क इतना है कि आज ये नाश्ता लेकर मीनल जी खुद आए हैं अभय के पास। अरे माँ, आप शांता के हाथों भिजवा देती, अभय ने मीनल जी को देखा तो बोला। आज मैंने अपने हाथों से तेरे लिए नाश्ता बनाया है, मीनल जी बोली। और मेरे लिए, आर्या वॉशरूम से बाहर आते हुए बोली। तुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ, एक तू ही तो है जिसके आने से इस घर की सारी खुशियां लौट आई हैं, मीनल जी आर्या की नाक खींचते हुए बोली। आर्या अपनी नाक सहलाने लगी तो मीनल जी बोली, चलो अब दोनों जल्दी से नाश्ता करो और नीचे आ जाओ, शेफ को सबके एक साथ एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात, आर्या और अभय एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले। हाँ जरूरी बात, मीनल जी बोलकर नीचे आ गई। अभय और आर्या दोनों ने अपने कंधे उचकाए और नाश्ता करने बैठ गए। मीनल जी ने भी सबके साथ बैठकर नाश्ता किया। अभय ने अपना फोन उठाया तो उस पर शनाया का मैसेज था, मुझे तुमसे मिलना है। अभय ने रिप्लाई किया, ठीक है ऑफिस में मिलते हैं 11 बजे। सब लिविंग एरिया में बैठे बातें कर रहे हैं। अभय और आर्या भी वहां आ गए। अभय, कहिए मिस्टर सिंह, अपना गला साफ करते हुए, आहम पापा। अभय मुस्कुराते हुए, कहिए पापा, क्यों बुलाया है सबको यहाँ। मिस्टर सिंह, वृंदा के पापा का फोन आया था, अगले महीने की 1 तारीख को वृंदा और अभिनव की सगाई तय कर दी गई है। इस हफ्ते की कोई डेट नहीं है क्या, अभिनव बोला तो सब हंस पड़े। तुझे बड़ी जल्दी है, अमायरा बोली। पापा आप तो बैंड बाजे का इंतजाम भी साथ ही कर लो, वृंदा को घर ही ले आएंगे, आर्या बोली। वाओ गुड आइडिया, अभिनव बोला तो गायत्री जी ने उसके कान खींच लिए और बोली, पहले अपने पैरों पर खड़ा तो हो जा। सब हंसने लगे। फिर तो हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, मीनल जी बोली। सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। सबको एक साथ देखकर गायत्री जी मन में बोली, बहुत अरसे बाद आज हमारे घर में खुशियां लौटी है, बस किसी की बुरी नजर ना लगे। आप सब बातें कीजिए, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, अभय ने अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहा। सब सगाई की तैयारियों को लेकर आपस में सलाह मशवरा करने लगे। अभय का ऑफिस, अभय ने अपने केबिन का डोर खोला तो सामने शनाया बैठी हुई थी। अभय अंदर आया और उसने शनाया को हेलो को बोला और आकर अपनी चेयर पर बैठ गया और उससे पूछा, क्या हुआ ऐसे अचानक, सब ठीक तो है ना। शनाया, क्यों, एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने नहीं आ सकता क्या। अभय शनाया की तरफ देखते हुए, हाँ क्यों नहीं। शनाया, कॉफी नहीं पिलाओगे क्या। अभय ने फोन करके 2 कॉफी मंगवा ली। अभय अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा है और शनाया उसे देख रही है। शनाया मन में, यार इससे मैं क्या बात करूं, ये तो अपने काम में बिजी है। अभय शनाया की तरफ एक नजर देखकर, कॉफी। शनाया, हाँ हाँ तब तुम भी लो। अभय ने अपना कप उठाया और कॉफी पीते पीते अपना काम करने लगा। तभी अभय का फोन बज उठा। अभय ने फोन उठाया और वो अपनी चेयर से उठकर शनाया के पीछे आकर बात करने लग गया। फोन पर बात करते हुए अभय का ध्यान उसकी बैक नेक पर ही था।
वो उस टैटू को ढूंढने को कोशिश कर रहा था, लेकिन शनाया के बाल खुले हुए थे जिससे नेक पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। फोन पर बात खत्म करके अभय वापस अपनी जगह पर जाने लगा तो वो शनाया के पास लगी चेयर पर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या बात है, कोई परेशानी? शनाया, अभय अभय क्या बोलो। शनाया ने भी अभय के हाथ पर अपना हाथ रख लिया और बोली, अभय मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारी यादें मेरे दिल से जाती ही नहीं। दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि मैं तुमसे प्यार ना करूँ। अभय ने अपन हाथ शनाया के हाथ से वापस ले लिया और उठकर खड़ा हो गया। शनाया देखो, मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा और अब मेरी शादी हो चुकी है, तुम भी शादी करके आगे बढ़ जाओ। शनाया, तुम मुझे इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि मैं तुमसे प्यार ना करूं। शनाया जाने लगी तो अभय में उसका हाथ पकड़कर उसे गले से लगा लिया और बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी जैसे दोस्त का दिल दुखाया। अभय धीरे धीरे अपन हाथ शनाया के गले के पास ले गया। वो उसके बाल हटाने ही वाला था कि अभय के केबिन का डोर खुल गया। अभय ने देखा तो सामने आर्या खड़ी थी। अभय ने जल्दी से अपना हाथ शनाया के बालों से हटा लिया। आर्या हैरानी से आंखें बड़ी करके अभय और शनाया को देख रही थी। इससे पहले कि अभय कुछ कहता, आर्या आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। कुछ समय पहले सिंह मैंशन। आर्या बेटा, तुम और अमायरा वृंदा को साथ लेकर शॉपिंग कर लो। वृंदा को क्या पसंद है क्या नहीं तुम दोनों अच्छे से जानती हो, मीनल जी ने कहा। जी माँ, आर्या और अमायरा एक साथ बोली। अमायरा वृंदा को फोन करते हुए, आधे घंटे में रेडी रहना, मैं और भाभी तुझे पिक करने आ रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों रेडी होकर नीचे आ गई। दोनों ड्राइवर के साथ घर से निकल गई। भैया सिंह इंडस्ट्रीज की तरफ चलिए, आर्या ने ड्राइवर से कहा। क्या बात है भाभी, भाई की बहुत याद आ रही है क्या? अमायरा आर्या को छेड़ते हुए बोली। नहीं, मुझे तो तुम्हारे भाई का क्रेडिट कार्ड चाहिए शॉपिंग के लिए, आर्या बोली। अरे माँ ने दो क्रेडिट कार्ड दिए तो हैं, अमायरा जल्दी से बोली। पति के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने का अपना ही मजा होता है। जब तेरी शादी होगी ना तब तुझे समझ आएगा कि पति के पैसे उड़ाने में क्या मजा आता है, आर्या मुस्कुराते हुए बोली। अमायरा हंसने लग गई। कुछ ही समय में गाड़ी सिंह इंडस्ट्रीज के सामने आकर रुक गई। आर्या जल्दी से गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। आर्या प्राइवेट लिफ्ट से अभय के केबिन की ओर चली गई। उसने जैसे ही केबिन का डोर खोला तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अभय शनाया के गले लगा हुआ है और उसके कंधे से उसके बालों को पीछे कर रहा है। अभय का ध्यान आर्या पर गया तो वो जल्दी से शनाया से दूर हो गया। इससे पहले कि अभय कुछ कहता, आर्या आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। अभय आर्या के पीछे भागा लेकिन आर्या वहां से जल्दी से भाग गई। आर्या जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर को चलने को बोला। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हो ना? अमायरा बोली। अमायरा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है, प्लीज क्या तुम वृंदा को लेकर शॉपिंग चली जाओगी? आर्या बोली। अमायरा, भाभी कुछ हुआ है क्या? भाई ने कुछ कहा? मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत घबराहट हो रही, मुझे घर जाना है, आर्या चिढ़ते हुए बोली। अमायरा, ओके भाभी, डोंट पैनिक। फिर ड्राइवर से बोली, आप गाड़ी को जल्दी से घर की ओर घुमा लो। ऑफिस। अभय को आर्या के पीछे जाते देख शनाया भी उसके पीछे केबिन से बाहर आ गई। आर्या को जाते देख अभय ने दीवार में एक जोरदार मुक्का मारा। शनाया ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो अभय ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, तुम जाओ यहां से। शनाया, लगता है तुम्हारी बीवी को हमारा साथ में होना अच्छा नहीं लगा। अभय, तुम कहो तो मैं आर्या से मिलकर बात करती हूँ, मैं उसे बताऊंगी कि हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। अभय को शनाया पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, नहीं मैं खुद बात कर लूंगा उससे, तुम टेंशन मत लो, हम कल बात करेंगे। शनाया, ठीक है बाय। अभय ने समर को काम संभालने के लिए बोला और घर के लिए निकल गया। गाड़ी घर की पार्किंग में आकर रुकी तो आर्या जल्दी से उतरकर अपने रूम में चली गई। अमायरा खुद से, आखिर ऑफिस में ऐसा क्या हुआ? भाई ने अपन क्रेडिट कार्ड देने से मना कर दिया क्या? अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई आर्या भाभी को किसी चीज के लिए मना करते। फिर आखिर हुआ क्या, या फिर सच में भाभी की तबीयत खराब हो गई है? अरे तुम दोनों अभी तक यहीं हो क्या? अमायरा को लिविंग एरिया में देखकर मीनल जी ने पूछा तो अमायरा बोली, माँ वो हम वापस आ गए। मीनल जी वापस आ गए? माँ वो भाभी को तबीयत अचानक खराब हो है थी तो हम रास्ते से ही वापस आ गए, अमायरा बोली। क्या क्या हुआ? आर्या को मीनल जी ने पूछा। गर्मी की वजह से घबराहट हो रही थी उन्हें और कह रही थी कि सिर भी दुख रहा है। वो तो बोल रही थी कि मैं और वृंदा चले जाए शॉपिंग पर, लेकिन फिर हमने भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मैंने सोचा कि कल चले जाएंगे, तब तक भाभी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी, अमायरा बोली। मीनल जी, अच्छा किया जो तुम लोग घर आ गए, सबसे पहले सेहत है, मैं उसे देख कर आती हूँ। अरे माँ रहने दो, वो कह रही थी कि उन्हें कुछ देर अकेले रहना है, अमायरा बोली तो मीनल जी रुक गई। मीनल जी थोड़ा सोचते हुए, अकेले रहना है लेकिन क्यों? चल कोई बात नहीं, बाद में उसकी तबीयत पूछ लूंगी। अमायरा मन में, क्या माँ को बताऊं कि भाभी भाई के ऑफिस गई थी और तब से ही परेशान है, नहीं रहने ही देती हूँ, माँ भी परेशान हो जाएगी और फिर मैं गलत भी तो हो सकती हूँ। मीनल जी तू क्या सोच रही है, जा तू भी जाकर रेस्ट कर, शॉपिंग कल चले जाना। अमायरा जी माँ कहकर अपने रूम में चली गई और मीनल जी भी अपने रूम में चली गई।
रूम में आर्या आकर चेयर पर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा है। आर्या खुद से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो क्या सोच रही है सब? अभय मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, दो दोस्त भी तो गले मिल सकते हैं ना। अभय मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं उन पर शक नहीं कर सकती, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो खुद से पहले मेरी जरूरत का ख्याल रखते हैं। नहीं आर्या, तू गलत है। आर्या ये सोच ही रही थी कि अभय आकर उसके सामने खड़ा हो गया। अभय को देखकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अभय, आर्या देखो, तुम जो सोच रही हो वैसा नहीं है। अभय ने इतना ही कहा था कि आर्या भागकर उसके पास आ गई और उसके गले लग गई। अभय को कुछ समझ नहीं आया। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और आर्या के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली। कुछ देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे। फिर अभय आर्या से बोला, आर्या तुम ठीक हो? हम्म। आर्या ने अभय के सीने से लगे लगे बस इतना ही जवाब दिया। शनाया कबीर को फोन करती है। कबीर फोन उठाता है और कहता है, बोलो क्या खबर है? शनाया खुश होते हुए जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा मिला है। कबीर, क्या मतलब शनाया? मैं तो अभय की सिंपैथी लेने गई थी और मैं उसमें कामयाब भी हो गई। अभय ने मुझे गले से लगा लिया, तभी वहां पर आर्या आ गई और वो हम दोनों को ऐसे देख वहां से रोते हुए भाग गई। कबीर, सच सच कह रही हो तुम शनाया? हाँ कबीर, मैं तो अपनी पहली चाल चलने गई थी, लेकिन हमारी दूसरी चाल भी सक्सेस हो गई। कबीर, गुड जॉब, अब पासा फेंकने की बारी मेरी है। जो शक का बीज आर्या के दिल में पनप चुका है उसे हवा पानी देकर बड़ा भी तो करना है। अब आगे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। आर्या बहुत देर तक यूं ही अभय के गले लगी रही, फिर उससे अलग होते हुए बोली, आई एम सॉरी अभय। अभय, सॉरी किस लिए आर्या? वो मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे आप पर यूं शक नहीं करना चाहिए था। मैं अच्छे से जानती हूं कि दो दोस्त भी एक दूसरे को हक कर सकते हैं, फिर भी मैं वहां से चली आई, पर मैं क्या करूं? मुझे ना ये शनाया अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि ये लड़की मुझे आपसे दूर कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, अभय ने आर्या का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर कहा। और अगर ऐसा हो गया तो नहीं अभय, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, आपके बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती, आर्या रोते हुए बोली। अभय ने उसे अपने सीने में छुपा लिया और बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा, पर आप मुझसे वादा करो कि ये भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। आर्या ने अभय के सीने में छुपे हुए ही अपना चेहरा ऊपर उठाकर बोला, वादा, मैं तुम्हारा मुझ पर भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और मरते दम तक तुमसे ही प्यार करता रहूंगा, अभय ने आर्या का माथा चूमते हुए कहा। अब जाकर आर्या का मन कुछ शांत हुआ। अब मुझे ऑफिस जाना है, कुछ देर बाद अभय ने आर्या से कहा तो आर्या अभय से दूर हो गई। अभय अपनी अलमीरा की तरफ बढ़ने लगा तो आर्या बोली, अरे बाहर जाने का रास्ता इधर से है ना कि रूम के अंदर से? अभय, अब जो ये गंगा यमुना बहाकर मेरी सारी शर्ट गीली कर दी है उसे चेंज तो कर लूं। आर्या, हाँ तो क्या जरूरत थी उसके गले पड़ने की? अभय, अभी तुम ही थी ना जो कह रही थी कि दोस्त दोस्त के गले लग सकता है। हाँ तो आर्या आंखें मटकाते हुए बोली, जाओ जाकर मुंह धो लो, हम बाहर जा रहे आज, अभय ने कहा। हम बाहर जा रहे हैं? आर्या ने फिर से पूछा। अभय ने कहा और क्लोजेट रूम से बाहर आ गया। तो मैं अमायरा और वृंदा को भी बोल देती हूँ साथ चलने के लिए, वैसे भी मेरी वजह से दोनों का मूड ऑफ हो गया होगा। आर्या चहकते हुए रूम से जाने लगी तो अभय ने उसकी बाह पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब ले आया और बोला, ऐसा करो माँ पापा दादी अभय को भी बोल दो। हाँ अभी बोलती हूँ, आर्या खुश होते हुए बोली और जाने लगी। और हाँ, सारे रिश्तेदार आस पड़ोस और अपने आश्रम को भूल मत जाना, अभय ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा तो आर्या समझ गई कि अभय क्या कहना चाहता है। आर्या ने अपने दांतों तले जीभ दबा ली और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। कुछ ही देर में वो रेडी हो गई। अभय और आर्या घर से निकल गए। अभय खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और आर्या उसके साथ वाली सीट पर। अभय जब कभी भी आर्या के साथ बाहर जाता तो वो खुद ही ड्राइव करता था। अभय आर्या को मूवी दिखाने ले गया। पूरा हॉल सिर्फ अभय और आर्या के लिए ही बुक किया गया था। मूवी के बाद दोनों ने एक साथ कैंडल लाइट डिनर किया। अभय ने घर पर फोन करके पहले ही बता दिया था कि वो और आर्या डिनर बाहर करेंगे, इसीलिए घर पर भी सब डिनर करके अपने अपने रूम में जा चुके थे। अगला दिन सूरज की किरणें अंधेरे की चादर को छांटकर चारों ओर फैल चुकी है और पूरे आसमान को लाल रंग में रंग चुकी है। सब अपने अपने काम में बिजी है। आज सबने एक साथ शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाया है। अभय भी सबके साथ शॉपिंग जाने के लिए रेडी है। नाश्ता करने के बाद अभय कुछ देर के लिए ऑफिस चला जाता है। तब तक घर के सब लोग रेडी हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद अभय ऑफिस से घर आ जाता है और फिर सब एक साथ शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। सब अपनी अपनी पसंद की ड्रेसेज लेते हैं। पार्टी का थीम व्हाइट एंड ब्लू रखा गया है। अभिनव और वृंदा ने सगाई के लिए स्काई ब्लू कलर की ड्रेस सिलेक्ट की है। अभय ने भी आर्या के लिए रॉयल ब्लू कलर का गाउन सिलेक्ट किया है। सब अपनी अपनी पसंद से अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं। ड्रेसेस लेने के बाद सब ने लंच किया। ज्वेलरी के लिए अभय ने अपने ही शोरूम से डिजाइन्स को घर पर ही मंगवा लिया है। शॉपिंग के बाद सब एक साथ घर आ गए। वृंदा भी उन्हीं के साथ घर आ गई।
वो आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मीनल जी चाहती थी कि जब तक सगाई की रस्म नहीं हो जाती वो यही सिंह मेंशन में रहे। उन्होंने इसके लिए वृंदा के घरवालों से और वार्डन से परमिशन भी ले ली थी। मिस्टर सिंह अभी एंट्रेंस डोर खोलने ही वाले थे कि अंदर से किसी ने डोर खोल दिया। मिस्टर सिंह ने सामने देखा तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। सामने कबीर खड़ा था। कबीर ने मिस्टर सिंह के पैर छुए और मिस्टर सिंह के गले लग गया। फिर कबीर ने मीनल जी के और उसके बाद गायत्री जी के पैर छुए। अभिनव कबीर के गले लगते हुए, भाई मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरी सगाई के लिए आ गए। अभय कोल्ड वॉयस में, लेकिन अभी सगाई को टाइम है। अभय के ऐसा कहने पर आर्या ने उसे कंधा मारा तो अभय उसके आगे कुछ नहीं बोला। कबीर हाँ जानता हूं, लेकिन मैं लंदन जा रहा हूं तो सोचा कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ बिता लूं। गायत्री जी अच्छा किया जो तूने हमारे बारे में भी सोचा और यहां चला आया। अमायरा कबीर के गले से झूल गई, भाई आई मिस यू सो मच। कबीर ने आर्या को हाय बोला और फिर अभय के गले लग गया और बोला लगता है मेरा यहां आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। अभय ने कुछ नहीं कहा, बस तिरछा मुस्कुरा दिया। अब अंदर चले कि यहीं पर खड़े रहकर बातें करने का इरादा है। सब हंसने लग गए और अंदर आ गए। रात को सब एक साथ डिनर करने बैठे तो कबीर अभय को डाइनिंग टेबल पर बैठे देख हैरान हो गया। कबीर क्या बात है अभय, ये मैं क्या देख रहा हूं कि तुम सबके यहाँ बैठे हो। अभय आई थिंक ये मेरा घर है तो मैं कहीं भी बैठकर खाना खा सकता हूं, तो इसमें इतना हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। मीनल जी और आर्या सबको खाना सर्व कर रही है। अभय माँ आप भी बैठ जाओ। मीनल जी के लिए अभय के मुंह से माँ शब्द सुनकर कबीर एक बार फिर से हैरान हो गया। वो मुंह खोले कभी मीनल जी को तो कभी अभय को देख रहा है। कबीर अमायरा से, ये मैं जो भी देख रहा हूं या सुन रहा हूं कहीं ये कोई सपना तो नहीं। कबीर के इतना कहते ही अमायरा ने उसकी आम पर एक जोरदार चींटी काट दी, जिससे कबीर की थोड़ी सी चीख निकल गई। कबीर धीरे, अमायरा हंसने लग गई और बोली भाई ये बिल्कुल सच है। आपको पता है जब से आर्या भाभी भाई की जिंदगी में आई है तब से भाई बहुत बदल गए हैं। भाभी ने सारे परिवार को एक साथ ला दिया। कबीर आर्या को देखने लगा और मन में बोला इसीलिए तो मुझे ये इतनी पसंद है। अभय का ध्यान कबीर की तरफ गया जो आर्या को ही घूर रहा था तो उसे बहुत गुस्सा आया। अभय ने आर्या को आवाज लगाई और बोला आर्या यहाँ आओ, तुम भी खाना खा लो। आर्या अभय के पास आकर बैठ गई। अभय ने एक निवाला तोड़ा और आर्या के मुंह में डाल दिया। दोनों ने एक ही प्लेट में खाना खाया। आर्या के मुंह में निवाला डालते हुए अभय के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी कि जैसे वो कबीर को जता रहा हो कि आर्या सिर्फ उसकी है और उस पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। कुछ दिन सगाई की तैयारियों में ही बीत गए। कबीर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार बैठा है। वो बस कुछ भी करके आर्या और अभय को दूर करना चाहता है। एक तरह से कबीर अभय से बदला लेना चाहता है। अभय ने उसके प्यार आर्या से जबरदस्ती शादी जो कर ली थी, अब कबीर उससे उसका प्यार छीनकर उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि जब हम किसी को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं और वो हमसे दूर हो जाए तो कितना दर्द होता है। कबीर के घर पर होने के कारण अभय भी अपना काम घर से ही करता था। बस कभी कभी कुछ ही घंटों के लिए ऑफिस जाता था। कबीर भी कोई न कोई मौका ढूंढता ही रहता था आर्या से बात करने का। अभी सगाई में 2 दिन बचे हैं, सब तैयारियां हो चुकी है। शाम को वृंदा का पूरा परिवार मुंबई आ रहा है। सब उनके स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। अरे अभय मेरी बात तो सुनिए, आर्या बोलते हुए अभय के पीछे पीछे चल रही है। आर्या प्लीज मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, लंदन से क्लाइंट आए हुए हैं और मेरा उन्हें अटेंड करना बहुत जरूरी है, अभय ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा। आर्या ने मुंह बना लिया। अभय ने एक नजर उसे देखा और मुस्कुराने लगा और बोला आई प्रॉमिस जल्दी आ जाऊंगा। जब अभय की नजर कुछ दूर खड़े कबीर पर गई जो उन्हें ही देख रहा है तो वो आर्या के करीब आया और उसके एक गाल पर किस कर लिया और फिर दूसरे गाल पर। वो कबीर की तरफ देखते हुए आगे बढ़ गया। ये देख कबीर ने अपनी मुठियां भींच ली। अभय के यूं अचानक लॉबी में किस करने से आर्या चौंक गई, जबकि वहां कोई नहीं था। आर्या ने इधर उधर देखा और फिर अभय को बाय बोल किचन में आ गई। अब तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? आर्या का लटका हुआ मुंह देखकर मीनल जी ने पूछा। कुछ नहीं माँ, आपका बेटा ऑफिस के लिए निकल गया, आर्या बोली। क्या लेकिन घर में मेहमान आने वाले हैं, तूने उसे जाने क्यों दिया? मीनल जी ने पूछा। वो दुष्ट दानव कभी किसी की सुनते हैं क्या? आर्या बोली। आर्या के मुंह से दुष्ट दानव सुनकर मीनल जी हंसने लग गई और फिर उससे बोली मैं अभी आए। अरे माँ कहाँ जा रही हो आप? आर्या ने पूछा तो मीनल जी बोली स्टोर रूम में एक संदूक में हमारी पुश्तैनी थाली पड़ी है जिसे खास मेहमानों के स्वागत के लिए यूज किया जाता था, वो ही निकालने जा रही हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ, मुझे भी वो थाली देखनी है, आर्या बोली तो मीनल जी ने भी हामी भर दी। अभी दोनों स्टोर रूम के डोर के पास ही थे कि मिस्टर सिंह ने मीनल जी को आवाज लगा दी। ये भी न, अगर ये काम अभी हो जाता तो अच्छा होता, मीनल जी परेशान सी बोली। अरे माँ आप जाइए, मैं ले आती हूँ, आर्या ने कहा। तू पक्का कर लेगी ना? मीनल जी ने पूछा। अरे माँ कौन सा कोई पहाड़ उठाना है, एक थाली ही तो निकालनी है, मैं कर लूंगी, आर्या बोली। मीनल जी ने प्यार से उसका हाल थपथपाया और फिर थोड़े गुस्से वाला मुंह बनाते हुए रूम की तरफ चली गई जहां से मिस्टर सिंह बार बार उन्हें पुकारे जा रहे थे।
अरे मुझे मेरी बेल्ट नहीं मिल रही। मिस्टर सिंह ने मीनल जी को आते हुए देखा तो बोली। मीनल जी ने जल्दी से सामने टंगी बेल्ट मिस्टर सिंह के सामने लटका दी और बोली, ये क्या है? हाँ तो नहीं मिली। मिस्टर सिंह बोले, कुछ और चाहिए तो अभी बोल दो, मुझे बहुत काम है। मीनल जी बोली, जरा बैठ भी जाओ, इतना काम करोगी तो थक जाओगी। मिस्टर सिंह मीनल जी को बाहों में भरते हुए बोले, एक बेटे की शादी हो गई और दूसरे बेटे की सगाई होने जा रही है और आपको इस उम्र में भी रोमांस सूझ रहा है। मीनल जी बोली। मिस्टर सिंह गाते हुए बोले, दिल होना चाहिदा जवान, ए उमरा चकी रिखेया। आप भी ना बोलकर मीनल जी हंसने लग गई। उधर आर्या स्टोर रूम में वो संदूक ढूंढने में लगी है, तभी उसे वहां एक संदूक नजर आया। आर्या ने उसे खोला लेकिन उसमें कुछ नहीं था। आर्या ऊपर वाले संदूक को उठाने लगी लेकिन वो काफी भारी थी। तभी किसी ने उस संदूक को उठाने में उसकी हेल्प करी। आर्या ने थैंक यू बोलने के लिए सिर उठाया तो सामने कबीर था। आर्या, अरे कबीर सर आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए नहीं, मैं तो बस सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूं। क्या ढूंढ रही हो यहाँ? कबीर ने पूछा। आर्या, पुश्तैनी थाली। कबीर, पुश्तैनी थाली? हाँ, मेहमानों के स्वागत के लिए कबीर ने सवाल पूछा तो आर्या ने उसे बताया। कबीर की हेल्प से आर्या को वो थाली मिल गई। आर्या उसके यूनिक डिजाइन को देखकर बहुत खुश हुई। उसे यूं मुस्कुराते देख कबीर उसी में खो गया। आर्या उस थाली को लेकर स्टोर रूम से बाहर आने लगी तो कबीर ने उसे आवाज लगाई, आर्या एक मिनट। आर्या जी, कहिए सर। कबीर, आर्या एक बात पूछूं? आर्या जी, पूछिए। कबीर, क्या अभय तुमसे सच में बहुत प्यार करता है? आर्या आंखें बड़ी करके हैरानी से कबीर की ओर देखने लगी। आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैंने तो बस यूं ही। कबीर ने आर्या को अपनी ओर घूरते देखा तो बोला, अभय सच में मुझसे बहुत करते हैं और मैं अभय से, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? आर्या ने कबीर से पूछा। अगर अभय तुमसे सच में प्यार करता है तो उसने तुमसे जबरदस्ती शादी क्यों की? कबीर ने पूछा तो आर्या एक बार फिर से हैरान हो गई। आपको ये सब कैसे पता, जबकि ये बात सिर्फ मैं, अभय और सोनम जानते हैं? बस आर्या ने बोला। बचपन से जानता हूं अभय को, वो कब क्या करता है मुझे सब पता होता है। कबीर ने कहा, लेकिन मैं उन्हें जितना भी जानती हूं वो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझसे शादी की क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। उस समय हालात ही ऐसे थे। वो अगर सीधे सीधे मुझे शादी साथ के लिए प्रपोज करते तो शायद मैं इनकार कर देती, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। आर्या मुस्कुराते हुए बोली। आर्या की बात सुन कबीर ताली बजाते हुए हंसने लगा और बोला, गलत, उसने तुमसे शादी की क्योंकि वो हर कीमत पर तुम्हें पाना चाहता था। जो चीज उसे पसंद आ जाती है उसे वो हासिल करके ही रहता है। तुम इस ऑब्सेशन को प्यार समझ बैठी हो, वरना उसके पास लड़कियों की कमी नहीं है। उसकी सुबह किसी और लड़की साथ, दोपहर किसी और लड़की और रातें रंगीन करता है तुम्हारे साथ। कबीर सर, आर्या जोर से चिल्लाए। सच कह रहा हूं मैं आर्या, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो। कबीर बोला। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं, वो भी अब जब हमारी शादी को 1 साल होने को आया? उस वक्त भी बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया, बहुत देर हो चुकी थी, तब तुम्हारी शादी हो चुकी थी, तब अभय के साथ। कबीर बोला। अच्छा, शादी तो अब भी है और मैं इस शादी में बहुत खुश हूं, तो आप अब मेरी बसी बसाई दुनिया क्यों उजाड़ रहे हैं? शादी के तुरंत बाद भी बता सकते थे। आर्या गुस्से में बोली। अभय ने मौका ही नहीं दिया और फिर मुझे भी गम से उभरने में टाइम लग गया। कबीर बोला। गम? कैसा गम? आर्या ने पूछा। कबीर आर्या के पास आया तो आर्या ने 2 कदम पीछे ले लिए। कबीर ने आर्या का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुमसे दूर होने का गम। दूर होने का गम? ये क्या कह रहे हैं आप? आर्या अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं आर्या, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भूलने की लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। कबीर ने आर्या को कंधों से पकड़कर बोला। आर्या शॉक्ड होकर कबीर को देखने लगी और उसके हाथ हटाते हुए बोली, सर ये क्या कर रहे आप? ये गलत है। मैं शादीशुदा हूं और मुझसे आपका अपने प्यार का इजहार करना गलत है। आर्या जाने लगी तो कबीर जबरदस्ती आर्या के गले लग गया। आर्या ने कबीर को पीछे धकेला और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोली, सोचना भी मत। मैं शादीशुदा हूं और मुझसे आपका अपने प्यार का इजहार करना गलत है। आर्या जाने लगी तो कबीर जबरदस्ती उसके गले लग गया। आर्या ने कबीर को पीछे धकेला और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। हिम्मत भी कैसे हुई आपकी मुझे छूने की? दूर रहिए मुझसे। मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझती थी लेकिन आज अपने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। अभय को गलत कह रहे हैं आप? अरे खुद को देखा है, अपने ही दोस्त की पीठ पर छुरा घोंपने चले हैं। शर्म नहीं आती अपने बचपन के दोस्त की बीवी पर बुरी नजर रखते हुए? निहायत ही गिरे हुए इंसान हो आप। आर्या गुस्से में बोली। अगर मैंने भी अभय की असलियत तुम्हारे सामने न लाई तो मेरा नाम भी कबीर सिंघानिया नहीं। कबीर ने कहा। अभय की असलियत क्या है वो मुझे अच्छे से पता है, लेकिन आज जो तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आया है वो बहुत ही घिनौना है। अगर अभय को ये सब पता चलेगा तो सोचो क्या हश्र करेगा वो तुम्हारा। आर्या ने कहा और स्टोर रूम से बाहर आ गई। आर्या ने मेड को वो थाली मीनल जी को देने के लिए कहा और जल्दी से अपने रूम में आ गई। आर्या ने जल्दी से अपने रूम का डोर अंदर से बंद कर लिया और उसके साथ सट कर खड़ी हो गई। आर्या जल्दी से वॉशरूम की ओर बढ़ गई। उसने वॉशरूम का डोर बंद किया और शॉवर ऑन कर लिया। स्टोर रूम में जो भी हुआ उसकी आंखों के आगे घूमने लगा।
कबीर की वो बातें उसके दिलो दिमाग में हजारों सुइयों की तरह चुभ रही है। आर्या ने खुद को रगड़ रगड़ कर साफ किया। जहां उसे कबीर ने छुआ था उसे कबीर से नफरत होने लगी थी। बहुत देर तक उसके ऊपर पानी पड़ता रहा। शांता की आवाज से आर्या होश में आए। मीनल जी के कहने पर शांता उसे बुलाने रूम में आई थी। वॉशरूम में पानी की आवाज सुन उस ओर चली आई। उसने आर्या को कहा कि मीनल जी उन्हें नीचे बुला रही है। आर्या उन्हें कहो मैं आती हूँ। आर्या बाहर आई और रेडी हो गई। वो नीचे आने लगी तो उसका फोन जो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था बज उठा। उसने फोन देखा तो उस पर अभय का नाम ब्लिंक हो रहा था। वो बहुत देर तक फोन को देखती रही। आर्या खुद से अभय का फोन, मैं अभय को सब बता देती हूँ। फिर कुछ सोचकर बोली नहीं अभी सही वक्त नहीं है। अभय का गुस्सा तो मैं जानती ही हूँ, घर का सारा माहौल खराब हो जाएगा। सब इतने खुश हैं और फिर अभय के सामने रहते हुए कबीर की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करे। सगाई के बाद मैं अभय को सब बता दूंगी। आर्या ने एक लंबी गहरी सांस ली और फोन उठा लिया। इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? आर्या के बोलने से पहले ही अभय बोला। वो मैं क्या अभय, आप भी अब शादी वाला घर है तो बिजी होंगी न? आर्या जल्दी से बोली। तुम ठीक हो ना? अभय ने पूछा। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कब तक आ रहे हो? आर्या ने पूछा। 10 मिनट में, अभय ने कहा तो आर्या को थोड़ी राहत मिली। अभय से बात करने के बाद आर्या के आंसू छलक पड़े। आर्या ने अपने आंसू साफ किए और खुद से बोली आर्या तू इतनी कमजोर नहीं है कि ये छोटी मोटी बातों से डर जाए। कबीर जैसे घटिया इंसान का सामना तू खुद भी कर सकती है। फिर वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए नीचे आ गई। आर्या कहाँ थी तुम? चलो जल्दी आओ, वृंदा के घरवाले बस पहुंचते ही होंगे। मीनल जी आर्या को देखकर बोली। जी माँ। आर्या ने बस इतना ही कहा। कुछ ही देर में वृंदा के घरवाले सिंह मेंशन पहुंच गए। मीनल जी और मिस्टर सिंह ने उनका स्वागत किया। वृंदा अपने सारे घरवालों से मिलकर बहुत खुश है। अभिनव ने सबके पांव छुए। सब अंदर आ गए लेकिन आर्या की नजरें अभी भी दरवाजे पर अटकी हुई है। मीनल जी ने आर्या के कंधे पर हाथ रखा और बोली क्या हुआ है तुझे? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हाँ माँ। वो आर्या इतना ही बोली थी कि अमायरा बोली अरे माँ भाभी को भाई का इंतजार है। फिर आर्या को कंधा मारकर बोली क्यों भाभी? अमायरा की बात पर आर्या मुस्कुरा दी। वृंदा के घरवाले इतना बड़ा घर देखकर खुश हो रहे हैं। रमेश ठाकुर और सुषमा जी तो अपनी बेटी का होने वाला ससुराल देखकर फूले नहीं समा रहे और वही वृंदा की बुआ की आंखें महल जैसा घर देखकर फटी की फटी रह गई। वो चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए सबके साथ आकर बैठ गई। अमायरा बुआ के पास जाकर बैठ गई। तो कैसा लगा आपको हमारे राजकुमार का घर? अमायरा ने बुआ को नजरें इधर उधर दौड़ाते हुए देखा तो पूछा। आहा एकदम महल जैसा, बुआ झूठी हंसी हंसते हुए बोली। आर्या बार बार दीवार पर लगी घड़ी की सुइयों को देख रही है और फिर खुद से बोली 10 मिनट बोला था, आधा घंटा होने को आया, अभय अभी तक नहीं आए। तभी गाड़ी के रुकने की आवाज आर्या के कानों में पड़ी तो उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। वो जल्दी से भागकर बाहर आ गई। अभय गाड़ी से उतरा ही था कि आर्या उसके गले लग गई। आर्या। अभय ने आर्या को उसे ऐसे हक करते देख हैरानी से पूछा। आर्या अभय से दूर हटी तो अभय ने पूछा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अभय ने पूछा। आर्या हाँ, वो आपने 10 मिनट का बोला था और आधा घंटा हो गया, सब गेस्ट भी आ गए। अरे भाई आप आ गए? ठाकुर साहब कब से आपके बारे में पूछे जा रहे हैं, अपनी बेटी और दामाद से मिलने से ज्यादा वो आपसे मिलने के लिए बेताब है। अभिनव बोला तो अभय के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तीनों अंदर आ गए। ठाकुर साहब अभय को देखकर बहुत खुश हुए। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और अभय के गले से लग गए। मेहमानों के चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया। स्टाफ ने सब कुछ संभाला हुआ है। आर्या सबको चाय सर्व कर रही है और खुद में ही खोई हुई है। अभय ने उसे ऐसे खोया देखा तो अपनी एक आईब्रो उठाकर इशारे से पूछा कि क्या हुआ है। आर्या ने नामे सिर हिला दिया। तभी वहां कबीर भी आ गया। मीनल जी ने कबीर को सबसे मिलवाया। कबीर ने आर्या की तरफ मुस्कुरा कर देखा तो आर्या जल्दी से अभय के पास जाकर बैठ गई, जैसे वो कबीर को ये बताना चाहती हो कि वो सिर्फ और सिर्फ अभय की है। अभय उसे देख मुस्कुराने लगा। चाय नाश्ता करने के बाद सब मेहमानों को उनके ठहरने के लिए कमरे दिखाए गए। सब अपने अपने कमरों में चले गए। आर्या और अभय भी अपने रूम में आ गए। अभय चेंज करने के बाद अपना लैपटॉप लेकर चेयर पर बैठ गया। आर्या मिरर के सामने बैठी अपनी ज्वेलरी निकाल रही है और अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। अभय ने आर्या को देखा तो उसके पास आया और पीछे से उसके कंधों पर अपने हाथ रखते हुए बोला क्या बात है, कोई परेशानी है? किसी ने कुछ कहा क्या? आर्या ने सामने मिरर में देखते हुए नमे सिर हिला दिया और बोली बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब अच्छा ही होगा। अभय ने कहा तो आर्या मुस्कुरा दी और अभय के सीने में छुप गई। सगाई का दिन। सूरज उगने से पहले ही मीनल जी उठ चुकी है और अपने कामों में लगी हुई है। शिव उठिए ना, अभी बहुत सारे काम पड़े हैं। मीनल जी मिस्टर सिंह को उठाते हुए बोली। हाँ तो किसी से कहकर करवा लो। मिस्टर सिंह तकिए से अपना मुंह कवर करते हुए बोले। लड़के के पिता है, आप उठिए और काम में मेरी हेल्प करवाइए, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। सब कुछ सही से हो जाए बस। मीनल जी बोली। तुम बेकार की टेंशन लेती हो, सारे अरेंजमेंट्स तुम्हारे लाडले ने खुद करे हैं और उसके काम में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। मिस्टर सिंह बोले। हाँ परफेक्ट तो होगा ही माँ, पर जो गया है। मीनल जी बोली।
और बाप पर मिस्टर सिंह जल्दी से बोले। अगर बाप पर जाता तो अब तक सो रहा होता आपके छोटे बेटे की तरह, मीनल जी हंसते हुए बोली। जाओ फिर जाकर अपने लाडले अभय से काम करवा लो, मिस्टर सिंह बोले। आप उठ रहे हैं कि मैं मां को बुलाऊं, मीनल जी ने धमकी देते हुए कहा। उठ रहा हूं, बस 5 मिनट में, मिस्टर सिंह बोले। उधर अभय भी अपने टाइम से रेडी होकर ऑफिस का काम कर रहा है। आर्या मिरर के सामने बैठी रेडी हो रही है। उसने पिंक कलर की नेट एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी पहनी है। अभय उसे देखकर बोला, सगाई शाम को है, अभी इतना रेडी होने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है मैं ऐसे जाऊंगी सगाई में? आर्या जल्दी से खड़ी हो गई और खुद की ओर इशारा करते हुए बोली। अच्छा, इसमें क्या खराबी है? अभय ने कहा। आपको न कुछ नहीं पता, आर्या बोलकर जाने लगी तो वो गिरने ही वाली थी कि अभय ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। आर्या, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अभय गुस्से में बोला। पता नहीं, अचानक चक्कर आ गया था, आर्या बोली। चक्कर आ गया था? तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? बस सारा दिन इधर उधर फुदकती रहती हो, कितनी बार कहा है खाना टाइम से खा लिया करो, पर नहीं। अभय आर्या पर गुस्सा करते हुए बोला। टाइम से ही तो खाती हूँ, आर्या ने मासूम सा बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा तो अभय मुस्कुरा दिया। तुम अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चल रही हो, अभय ने ऑर्डर देते हुए कहा। डॉक्टर के पास जाने की क्या? आर्या ने अभी इतना ही कहा था कि अभय ने उसे घूर कर देखा तो वो चुपचाप बैठ गई। अभय ने फोन पर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली। अभय ने आर्या को 9 बजे रेडी रहने के लिए कहा। लेकिन अभय, शाम को सगाई है, कल चलते हैं ना? आर्या बोली। लेकिन अभय ने उसकी बात को जानबूझकर इग्नोर कर दिया। सगाई शाम को है, अभय ने कहा। हाँ तो सुबह के काम कौन करेगा? आर्या फटाक से बोली। घर में तुम अकेली नहीं हो, बहुत सारा स्टाफ है काम करने के लिए, अभय बोला। अब आर्या के पास चुप रहने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। डॉक्टर के पास जाने से अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। ठीक है, पर मुझे कोई सुई बुई नहीं लगवानी, आर्या बोली। अभय ने इतना ही कहा और कुछ ही देर में दोनों घर से निकल गए। डॉक्टर ने आर्या का चेकअप किया और नर्स को ब्लड सैंपल लेने के लिए कहा तो आर्या की आंखें बड़ी हो गई। अभय प्लीज नहीं, आपने प्रोमिस किया था। आर्या जरूरी है, अभय ने प्यार से आर्या के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। नर्स सरिंज लेकर आए तो उसे देखकर आर्या अभय के सीने में छुप गई। नर्स ने आर्या का ब्लड सैंपल लिया और चली गई, लेकिन आर्या अभी भी अभय को कसकर पकड़े हुए है। अभय, आर्या हो गया, इतनी जल्दी मुझे पता भी नहीं चला, आर्या बोली तो अभय मुस्कुरा दिया। डॉक्टर, मिस्टर सिंह कल सारी रिपोर्ट्स आपके घर भिजवा देंगे। अभय ने डॉक्टर को थैंक यू बोला और आर्या को लेकर घर आ गया। आर्या और अभय अंदर आए तो मीनल जी जल्दी से उनके पास आ गई और बोली, आर्या बेटा क्या हुआ तुझे? अभय, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी वीकनेस लग रही थी तो इसे डॉक्टर के पास ले गया था। अच्छा किया जो डॉक्टर के पास ले गया। क्या कहा डॉक्टर ने? गायत्री जी बोली। कल तक रिपोर्ट्स आ जाएगी, अभय ने कहा। अरे दादी, मैं एकदम फिट हूँ, बेवजह आपके पोते ने एक बोतल खून की निकलवा दी, आर्या बोली। उसे सैंपल बोलते हैं, एक बोतल नहीं, अभय ने कहा। अच्छा जाओ, अभी सगाई में वक्त है, आर्या बेटा तुम जाकर रेस्ट कर लो, मीनल जी बोली तो अभय आर्या को लेकर रूम में आ गया। शाम का समय, सारा घर दुल्हन की तरह सज चुका है। चारों ओर मेहमानों की चहल पहल हो रही है। सब शाम की पार्टी के लिए सब रेडी हो चुके हैं। आर्या ने रॉयल ब्लू कलर का गाउन पहना है जिस पर सिल्वर कलर का वर्क किया हुआ है, साथ में बड़े बड़े सिल्वर कलर के इयररिंग्स, बालों को कल करके खुला छोड़ा हुआ है। होठों पर पिंक लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर। वो इतनी प्यारी लग रही है कि हीरे की चमक भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। अभय स्टडी रूम से बाहर आया तो उसकी नजर आर्या पर गई और उसी पर जाकर टिक गई। आर्या अपने गाउन को पकड़कर घुमाते हुए, कैसी लग रही हूं? हमेशा की तरह अच्छी, अभय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला। आर्या मुंह बनाकर, दुनिया का सबसे खड़ूस और अनरोमांटिक पति ना बस मुझे ही मिला है, थोड़ी वाइफ की खुलकर तारीफ भी कर लिया करो। अच्छा कैसे? अभय आर्या के गले में बाहें डालते हुए बोला। आर्या चिढ़ते हुए, अब ये भी मैं ही बताऊं? चलिए सब वेट कर रहे होंगे। अभय ने ब्लू कलर की शेरवानी पहनी है, बालों को जेल लगाकर सेट किया हुआ है, हाथ में स्मार्ट वॉच, पैरों में पंजाबी मोजरी, हमेशा की तरह बहुत ही हैंडसम लग रहा है। अभय और आर्या दोनों एक साथ बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरे बच्चों को किसी की बुरी नजर ना लगे, गायत्री जी उन दोनों की बालाएं लेती हुई बोली। दादी कैसी लग रही हूं मैं? आर्या ने पूछा। बिल्कुल स्वर्ग से उतरी परी की तरह, गायत्री जी बोली। देखा ऐसे होती है तारीफ, आर्या अभय से बोली। अभय आर्या गायत्री जी से, दादी आप अपने पोते को कुछ क्यों नहीं सिखाती? अभय ने आर्या को घूर कर देखा तो आर्या चुप हो गई और दांतों तले जीभ दबा ली, फिर अपनी एक उंगली से अपना सिर खुजाते हुए बोली, मैं वृंदा को देख कर आती हूँ। आर्या पलटकर जाने लगी तो पीछे कबीर खड़ा था। लुकिंग ब्यूटीफुल, कबीर ने आर्या को देखते हुए बोला। एक्सक्यूज मी, आर्या ने कबीर को पूरी तरह से इग्नोर किया और जाकर अभय की आम में आम डालकर खड़ी हो गई और बोली, कबीर सर कैसे लग रहे हम दोनों साथ में? कबीर आर्या को घूरते हुए, नाइस, वेरी नाइस। आर्या ने कबीर को थैंक यू बोला और अभय के साथ वहां से मेहमानों से मिलने के लिए चल दी। अभय आर्या को ही देख रहा था। अभय क्या था ये सब? आर्या अपने पति के साथ साथ चल रही हूं और क्या?
अभय मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। आर्या माँ मैं क्या छुपाऊंगी, कुछ भी तो नहीं। फिर सामने डोर की तरफ देखते हुए बोली लो आ गया आपका चिड़िया का घोंसला। अभय आर रहा या आर्या अपने लिप्स को तररते हुए आप बात करिए उससे, मैं वृंदा को देख कर आती हूँ। आर्या जाने लगी तो कबीर एकदम से उसके सामने आ गया और बोला अपने पति को खुद ही उसकी चाहत के पास छोड़ आए। मेरा पति कहाँ है और किसके पास है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम अपने काम से काम रखो, आर्या बोली। अभय शनाया और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, जब भी अभय और शनाया साथ होते हैं तो दोनों बहुत खुश नजर आते हैं, कबीर बोला। अच्छे दोस्त एक दूसरे के साथ हमेशा खुश ही नजर आते हैं, आर्या बोली। मानना पड़ेगा दोस्ती काफी गहरी है, इसीलिए तो वो जब भी बुलाती है तो तुम्हारा पति वहां पहुंच जाता है, आधी रात को भी है ना, कबीर बोला। आर्या ने कबीर को घूर कर देखा और वहां से चली गई। चिंगारी कोई भड़के तो उसे कौन बुझाए, गुनगुनाते हुए कबीर आगे बढ़ गया। आर्या ने कबीर को और उसकी बातों को इग्नोर किया और फिर एक गहरी लंबी सांस ली और फिर अमायरा के रूम की तरफ बढ़ गई। अरे तुम दोनों रेडी हुई या नहीं, आर्या डोर नॉक करते हुए बोली। अमायरा ने डोर खोला और मुस्कुराते हुए बोली रेडी। आर्या ने वृंदा को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से अपनी आंखों से काजल निकाला और वृंदा के कान के पीछे लगाते हुए बोली किसी की बुरी नजर ना लगे। अरे भाभी ऐसे कहो कि बुआ की बुरी नजर ना लगे, अमायरा बोलकर जोर जोर से हंसने लगी। अमायरा बोलकर वृंदा ने अमायरा को घूरा। हाँ तो ठीक ही तो कह रही हूँ, मुझे लगता है तेरी शादी से सबसे ज्यादा जलन उन्हें ही हो रही है, अमायरा हंसते हुए बोली। बस भी कर अब, तू तो नहा धोकर बुआ के पीछे ही पड़ गई है, वृंदा बोली तो तीनों हंसने लगी। आर्या अमायरा वृंदा को रेडी रखना, मैं दूल्हे राजा को देख कर आती हूँ। आर्या अभिनव के रूम में आए तो अभय पहले से ही वहां मौजूद था। उसे देखकर आर्या बोली अभय आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अभय मुझे लगता है ये मेरा भी भाई है, तो आर्या मुस्कुरा दी और बोली पर आपका भाई है कहाँ। वो रहा, अभय ने अभिनव की तरफ इशारा किया तो आर्या उस ओर देखने लग गई। अभिनव ने स्काई ब्लू कलर की शेरवानी पहनी हुई है, बालों को जेल लगाकर सेट किया हुआ है, देखने में बहुत ही हैंडसम लग रहा है। क्या बात है दूल्हे राजा, आज तो हजारों लड़कियों के दिल टूटने वाले हैं, आर्या बोली। अभिनव और मुझे बस एक ही का दिल चाहिए, भाभी वृंदा कैसी लग रही है। आर्या ये तो सरप्राइज है, कुछ ही देर में खुद देख लेना। अब चले, आर्या बोली। जी चलिए बोलकर अभिनव जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। उसे जाता देख अभय और आर्या एक दूसरे को देख जोर से हंस पड़े। जब अभिनव ने देखा कि आर्या और अभय उसके पीछे नहीं आ रहे तो वो वापस अपने रूम में आ गया और बोला अब चलो भी। अभय वृंदा कहीं भागे नहीं जा रही, थोड़ा तो सब्र करो, आर्या बोली। अरे भाभी सब्र ही तो नहीं होता, मुझे उसे देखना है, आप जल्दी चलिए, अभिनव बोला। आर्या और अभय हंसते हुए उसके पीछे चल दिए। अभिनव को ले जाकर उसकी सीट पर बिठा दिया गया। मीनल जी अभी की बालाएं लेते हुए बोली हाय किन्ना सोहना लगदा पिया। बाप पर गया है, मिस्टर सिंह बोले तो मीनल जी मुस्कुराने लगी। कुछ ही देर में वृंदा के घरवाले वृंदा को लेकर आ गए। सब वृंदा के लिए बहुत खुश है। वृंदा की माँ और दोनों चाचियां वृंदा को अभिनव के पास ले आए। अभिनव ने वृंदा को देखा तो देखते ही रह गया। उसने स्काई ब्लू कलर का लहंगा पहना है, बालों को कलकर मैसी बन बनाया हुआ है, उसकी लिटें झूलते हुए उसकी गालों को बार बार छू रही है, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, बहुत प्यारी लग रही है। अमायरा ने अपने हाथ से अभिनव का मुंह बंद कर दिया और बोली तेरी ही है। अभिनव मुस्कुराने लग गया। सुषमा जी ने वृंदा का हाथ अभिनव के हाथ में थमा दिया। अभिनव ने जल्दी से वृंदा का हाथ थाम लिया। सब और तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। सब पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। कबीर की नजर आर्या का पीछा ही नहीं छोड़ रही। उसे आर्या को यूं घूरते देख शनाया बोली बस कर, अगर अभय ने तुझे उसको यूं घूरते देखा ना तो तेरी आंखें निकाल लेगा और जो उस दिन इमोशनल ब्लैकमेलिंग का नाटक किया था ना वो भी बेकार हो जाएगा। कबीर ने अपनी नजर आर्या से हटाई और शनाया से बोला बस अब एक आखिरी शह और मात बाकी है। वैसे तुझे नहीं लगता तूने बहुत जल्दी आर्या को प्रपोज कर दिया, उसने अभय को बता दिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा, शनाया बोली। वो कुछ नहीं बताएगी, उसके लिए इस परिवार की खुशी सबसे पहले है। जब तक सगाई नहीं हो जाती तब तक उसका मुंह बंद रहेगा और सगाई के बाद वो अभय को कुछ भी बताने के हालात में रहेगी ही नहीं, कहकर कबीर मुस्कुराने लगता है। वेल ये हमारे पास आखिरी मौका होगा, अभय और आर्या में दूरियां लाने का हमें हर हाल में सक्सेस होना है, इसमें शनाया बोली। अभय को अपनी ओर आते देख कबीर ने डांस के लिए अपना हाथ शनाया की तरफ बढ़ा दिया तो शनाया ने भी कबीर के हाथ में अपना हाथ रख दिया। दोनों डांस करने लगे। उधर अभिनव ने वृंदा को उंगली में अंगूठी पहनाई और वृंदा ने अभिनव को। अब दोनों के रिश्ते पर सगाई की मोहर लग चुकी है। अमायरा अभिनव और वृंदा को खींचकर स्टेज पर ले आई और सॉन्ग चलावाया। मुस्कुराहट या नमी होगी, जितने गम जितनी खुशी होगी बांट लेंगे मिलके दोनों। क्या कमी होगी संग तेरे जिंदगी, कितनी हसीन होगी संग तेरे जिंदगी, कितनी हसीन होगी कितनी हसीन होगी वो आ दिल में पाए राहते। कम हुए कुछ गम जब से मेरी जिंदगी में आ गए हो तुम मेरी सूनी रात में, खाली बंजर आंख में ख्वाब लाए तुम इन लबों पे फिर हंसी होगी।
हो हर तरफ बस रोशनी होगी, आसमां से खूबसूरत ये ज़मीं होगी। संग तेरे जिंदगी कितनी हसीन होगी, हम संग तेरे जिंदगी कितनी हसीन होगी। कितनी हसीन होगी वो तूने दी, ये चाहते ये है तेरा कर्म। यूं भी तन्हा रह के थक चुके हैं हम, अब नए एहसास है महके से जज्बात है। मुस्कुराए हम, मुझको ये वादा सनम दोगी, हम साथ मेरा हर कदम दो गी, मेरे हर लम्हे हाथ में हो तुम, कही होगी संग तेरे जिंदगी कितनी हसीन होगी, संग तेरे जिंदगी कितनी हसीन होगी, कितनी हसीन होगी वो हम। अभिनव और आर्या के डांस की तारीफ सब मेहमानों ने अपनी तालियों की गूंज से की। अभिनव और वृंदा के बाद अमायरा आर्या को अभय को स्टेज पर खींच लाई और दोनों को स्टेज के बीचों बीच खड़ा कर दिया। स्पॉटलाइट उन दोनों पर पड़ी और सॉन्ग प्ले हुआ। आर्या ने अभय के हाथ पर हाथ रखा, अभय ने भी एक हाथ में आर्या का हाथ पकड़ा और एक हाथ उसकी कमर पर रख लिया। दोनों ने डांस करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या नज़ारों में रखा है तेरा चेहरा काफी है, अब क्या नज़ारों में रखा है तेरा चेहरा काफी है, तुझसे ही खुश रहता है दिल, तुझसे ही नाराज भी है। यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है, यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है। अब यह मोहब्बत कम ना होगी, मरते दम तक खत्म ना होगी। सिर्फ लबों पे बात नहीं, मेरे दिल में ये जज्बात भी है। यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है, यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है। दिल का रिश्ता तोड़ जो दोगे, मर जाएंगे छोड़ जो दोगे, तेरे संग जी सकता हूं तो उतनी ही सांसें मेरे पास भी है। यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है, यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है। अभय और आर्या दोनों परफेक्ट कपल है। दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हुए बहुत प्यारे लग रहे हैं। सबने जोरदार तालियों से आर्या और अभय की तारीफ की, लेकिन वही कुछ दूरी पर बैठे शनाया और कबीर अभय और आर्या दोनों को इतना करीब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कबीर ने गुस्से में अपनी मुठियां भींच ली और ड्रिंक करने लगा। तभी सॉन्ग प्ले हुआ। सबकी नजर स्टेज पर गई तो मिस्टर सिंह डांस। एक पंजबान कूड़ी पंजबान है, कूड़ी पठाका दिल चुरा के ले गई है। सोना सोना है दिल मेरा सोना, सोना सोना दिल मेरा सोना। ओ छाला वेरी पुरे हो अब तन महिड़ा दूरे के जाना, पहले दूर हो जाना पहले। पुरे वे कल सुर छलिया रया वे कानू तेरी लायो, गोरा गोरा रंग है तेरा। यूं लस्सी पंजाबन यूं लस्सी पंजाबन मेरे हवाले कर देनी कुड़िए। रूपनगर दी चाबी रूपनगर दी चाबी, ये रूप अनोखा खुशबूदा झोंका। तेरे नगदा थोका मैं हो गया बोखा, पुरख चूयों को खनकाह के ले गई हुए। सोना सोना अरे दिल मेरा सोना, सोना सोना दिल मेरा सोना। एक पंजबान कुड़ी पठाका दिल चुरा के ले गई है। सोना सोना अरे दिल मेरा सोना, सोना सोना दिल मेरा सोना। हा छाला नौ नौ तेरे केप पर मिठे मेरे होई अल्लाह, सब नुदे रे वे गल सुन छलिया दो लाउल पे फुकादा अल्लाह। जो दाग अल्लाह कर ले बलिए, कुछ खट्टी कुछ मीठी, कुछ खट्टी कुछ मीठी। देख के तेरी चाल धीली बज गई मेरी सीटी, बज गई मेरी सीटी। तेरा नशा निराला और तूने क्या कर डाला, यह इश्क दा प्याला। मैं पीने वाला होठों की मस्ती छलका के ले गई है, सोना सोना दिल मेरा सोना। सोना सोना दिल मेरा सोना। एक पंजबान कुड़ी पठाका दिल चुरा के ले गई है। सोना सोना ओए दिल मेरा सोना, सोना सोना दिल मेरा सोना। सब मस्ती में डांस कर रहे हैं कि आर्या को अचानक फिर से चक्कर आ गया। आर्या के पीछे खड़े कबीर ने अपना हाथ आर्या को संभालने के लिए बढ़ाया ही था कि अभय ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और कबीर को ऐसे घूर कर देखा जैसे उससे कह रहा हो कि दूर रहो। कबीर ने उसकी आंखों में जो गुस्सा देखा उससे तो वो भी एक पल के लिए डर गया और उसने अपने कदम पीछे ले लिए। मीनल जी घबराकर, अभय तू आर्या को रूम में ले जा। माँ मैं ठीक हूँ, आर्या ने कहा। हाँ दिख रहा तुम कितनी ठीक हो, अभय बोला और उसे दादी के रूम में ले आया। उसने आर्या को बेड पर लेटा दिया। गायत्री जी और मीनल जी भी उनके पीछे अंदर आ गए और बाकी सब बाहर पार्टी में ही रुक गए। अभय ने मेड को खाने की प्लेट तैयार करने को कहा तो कुछ ही समय में मेड आर्या के लिए खाना लेकर आ गई। अभय ने आर्या को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, गायत्री जी मीनल जी से धीरे से बोली और दोनों मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। जब भूख लगी थी तो बता नहीं सकती थी, अभय ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। मैंने कब कहा मुझे भूख लगी है, आर्या बोली। कुछ खाया नहीं तभी तो चक्कर आ गया, अभय बोला। जो इतने सारे स्नैक्स खाए, वो आर्या ने कहा। हम, अभय ने याद करते हुए कहा। अभय ये चक्कर अगर वीकनेस की वजह से नहीं आए तो किस वजह से, कुछ उल्टा सीधा खाया क्या? आर्या ने ना में सिर हिला दिया और अगले ही पल उसका मुंह बन गया। अब तुम्हें क्या हुआ, ये बैंगन जैसा मुंह क्यों बना लिया? अभय ने आर्या की ओर देखते हुए। अभय कहीं मुझे कोई दिमागी बीमारी तो नहीं लग गई? आर्या बच्चों जैसे मुंह बनाते हुए बोली तो अभय हंस पड़ा। दिमागी बीमारी तो तुम्हें बहुत पहले से ही है, अभय ने कहा तो आर्या बोली। कहना क्या चाहते हो आप? मैं क्या कह सकता हूं, अब खुद ही कुछ भी सोच लेना, ये भी तो एक दिमागी बीमारी ही है, अभय ने कहा तो आर्या चिढ़ गई। अभय चुपचाप मुस्कुराते हुए उसे खाना खिलाने लगा। कहीं मुझे भी ब्रेन ट्यूमर तो नहीं? आर्या बच्चों जैसे रोते हुए बोली।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? अभय फिर गुस्से में बोला। वो काव्या माँ को भी ऐसे ही चक्कर आया था, उन्हें भी तो आर्या डरते डरते बोली। अभय ने आर्या को गले से लगा लिया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर ने कहा था ना कि वीकनेस की वजह से हुआ ये सब, और फिर कल रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। अभय ने आर्या को रेस्ट करने के लिए कहा और खुद बाहर आ गया। तभी अभय का फोन बज उठा। उसने फोन पर बात की और बोला, मैं अभी आपको सारी डिटेल्स मेल कर देता हूँ। कहकर अभय ने फोन कट किया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अभय रूम में आया तो अंदर वृंदा की बुआ से टकरा गया। आप यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही है? अभय ने कड़क आवाज में पूछा तो जीजी डर गई। ऊह, हम रास्ता भूल गए थे। ऊ कहे ना, तुम्हारा घर ही इतना बड़ा है तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन दिशा में जाना है, जीजी बोलकर जाने लगी तो अभय बोला, रुकिए। जीजी की तो मानो सांसें ही अटक गई हो, वो ऐसे डर गई जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अभय ने फोन निकाला। उसने मेड को फोन किया और रूम में आने को कहा। मेड जल्दी से अभय के रूम में आ गई और डोर नॉक करते हुए अंदर आ गई। जी सर, बुलाया आपने? शांता, तुम जानती हो ना मुझे मेरे रूम में किसी का आना जाना पसंद नहीं, तो ये मेरे कमरे में कैसे आए? अभय कड़क आवाज में बोला। सॉरी सर, पता नहीं ये यहाँ कैसे आ गई, मेड डरते हुए बोली। आगे से ध्यान रहे कोई इस कमरे में ना आने पाए, अभय ने शांता से कहा। जी सर, शांता ने कहा। इन्हें इनके कमरे तक छोड़ दो, अभय बोला। मेड जीजी को लेकर वहां से चली गई। अभय ने एक नजर रूम में चारों ओर दौड़ाई। जब उसे सब ठीक लगा तो वो चेयर पर बैठ अपने लैपटॉप से मेल सेंड करने लगा। शांता जीजी को उनके रूम तक छोड़ आई। जीजी अपने रूम में आ गई और आकर बेड पर बैठ गई। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और एक लंबी गहरी सांस ली। फिर बोली, बच गई। आज तो कितना खतरनाक है वो अभय प्रताप सिंह। जानता हूँ, जीजी के रूम में चेयर पर बैठा कबीर बोला। अरे जानते हो तो मुझे बलि का बकरा क्यों बनाया? जीजी बोली। आपने जो किया उसके बदले में ढेर सारे पैसे ले रही, आप मुझसे फ्री में चैरिटी नहीं कर रही थी, कबीर थोड़ी तेज आवाज में बोला तो जीजी चुप कर गई। हाँ हाँ जानते हैं, जीजी बोली। काम सही से हो गया? कबीर ने पूछा। हाँ, रख दिए हैं वो लिफाफा आर्या की अलमारी में, अब लाओ दो हमें हमारे पैसे, जीजी बोली। कबीर मुस्कुराया और पैसों से भरा बैग उसके हाथ में थमा दिया और बोला, इसमें इतने पैसे हैं कि तुम्हारी बची कुची जिंदगी ऐशो आराम से निकल जाएगी। इतने सारे पैसे एक साथ देखकर जीजी की आंखें चौंधिया गई। उसने आज तक इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे थे। मिस्टर अभय प्रताप सिंह, तुमने दोस्ती की खातिर आर्या से एक सच छुपाया, लेकिन अब वही सच तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अब आर्या को वही सच पता चलेगा जो मैं चाहता हूं, सोचकर कबीर मुस्कुराने लगा और अपने कमरे में आ गया। अभय ने ईमेल सेंड किया और वापस आर्या के पास आ गया। अब तक सारे मेहमान भी जा चुके हैं, बस घर के लोग ही बचे हैं। मिस्टर सिंह और रमेश ठाकुर गले लग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। अभय भी आर्या को लेकर अपने रूम में आ गया। आर्या अभय के सीने पर सिर रखकर लेटी हुई है। काश हमारी शादी भी ऐसे ही होती तो कितना मजा आता ना, आर्या बोली। हम, अभय ने कहा। क्या हम आपको भी पता नहीं क्या जल्दी पड़ी थी शादी की? आराम से नहीं कर सकते थे मुझसे शादी? आर्या बोली। आराम से कैसे? अभय बोला। पहले मुझे शादी के लिए प्रपोज करते, फिर शादी की सारी रस्में करते, रोज मुझे आपके फोन का इंतजार होता, फिर हम घंटों बातें करते फोन पर, आर्या बोली। फिर अभय की तरफ घूर कर देखा और बोली, कभी किसी को देखा है ऐसे किडनैप करके शादी करते हुए? दुष्ट दानव कहीं के, आपके प्यार का इजहार भी आपकी तरह खड़ूस ही है। आर्या का ध्यान अभय की तरफ गया तो उसने देखा कि वो अपने ही ख्यालों में गुम है। आर्या ने अभय को कंधे से पकड़कर हिलाया और बोली, कहाँ खोए हैं आप? कुछ नहीं, बस रिपोर्ट्स के बारे में सोच रहा था, अभय बोला। आर्या खुद से, हे भगवान सब सही हो। अगर कोई ऐसी वैसी बीमारी वाली बात हुई तो इस दुष्ट प्राणी ने मेरे ऊपर हजारों पाबंदियां लगा देनी है, मेरे खाने पीने से लेकर घूमने तक सब पर। आर्या ने, अभय ने जल्दी से अभय के गाल पर एक किस किया और गुड नाइट बोलकर सो गई। कुछ समय बाद आर्या उठकर बैठ गई। उसके ऐसे अचानक उठने से अभय की भी आंख खुल गई। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अभय ने आर्या के माथे पर हाथ रख चेक करते हुए बोला। अभय, बस यूं ही एक अजीब बेचैनी सी हो रही है, आर्या ने कहा। अभय डॉक्टर के पास चले। आर्या अभय के गले लग गई और बोली, ऐसा लगा रहा जैसे कोई मुझे आपसे दूर ले जा रहा है। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती अभय, हमेशा आपके साथ रहना है मुझे। आर्या, मैं यही हूं तुम्हारे पास, अभय ने आर्या का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा। आर्या अभय की गोद में लेट गई। अभय आर्या के बालों को सहलाने लगा। धीरे धीरे आर्या नींद के आगोश में चली गई और कुछ देर बाद अभय भी सो गया। अगली सुबह अभय स्टडी रूम में अपना काम कर रहा है और आर्या चुपके से नीचे आ गई। अरे आर्या, कैसी है बेटा? अब तो मीनल जी ने पूछा। मैं ठीक हूं मां, आर्या ने कहा। मीनल जी ने प्यार से उसका माथा चूम लिया और बोली, अभी जाकर रेस्ट करो। लेकिन मां, आर्या ने कहा। तो गायत्री जी बोली, अरे अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखेगी तो शरीर में ताकत कहां से आएगी, और फिर चक्कर नहीं आएंगे तो क्या होगा? दादी, अब आप भी अपने पोते की तरह शुरू मत हो जाए, आर्या मासूम सा मुंह बनाते हुए बोली। सब हंसने लगे। तभी आर्या को देख कबीर भी वहां आ गया।
सुबह सुबह गुलाब की कली की तरह खिली आर्या को देख कर कबीर ने एक लंबी आह भरी और आर्या से बोला, नई नई सुबह, नया नया सवेरा, सूरज की किरणें और हवाओं का बसेरा, गुलाब सा खिला ये चेहरा, मुबारक हो आपको ये सवेरा। कबीर को देखकर आर्या का सारा मूड ऑफ हो गया। आर्या ने कबीर को घूर कर देखा और जाने लगी तो कबीर बोला, क्या बात है आर्या, नाराज हो मुझसे? आर्या ने इधर उधर सबकी ओर देखा और बोली, मेरी भला आपसे क्या नाराजगी, तो हमारी गुड मॉर्निंग का जवाब दिए बिना ही जा रही है। कबीर बोला, वो क्या है ना, मुझे शायरी नहीं आती, अगर आप सिंपली गुड मॉर्निंग विश करते तो मैं आपको सीधा सादा जवाब दे देती। आर्या बोलकर जाने लगी तो कबीर ने फिर आवाज लगाई, आर्या। आर्या गायत्री जी के पास आकर, दादी एक बात बताइए। गायत्री जी पूछो। आर्या, कबीर सर अभय से छोटे हैं या बड़े? गायत्री जी, दोनों में 6 महीने का फर्क है। अभय कबीर से 6 महीने बड़ा है। आर्या मुस्कुराकर, ओह तो अभय की पत्नी होने के नाते मैं भी इनसे बड़ी हुई है ना? गायत्री जी, हाँ बिल्कुल। आर्या, तो कबीर सर आप मुझे आर्या कहने की जगह आर्या भाभी कहिए। क्यों दादी? गायत्री जी, हाँ ये भी सही है। आर्या, अब देखिए ना, अगर ये अभय से बड़े होते तो मैं इन्हें कबीर भाई कहकर बुलाती, पर अभी ये रिश्ते में मुझसे छोटे हैं और उम्र में मुझसे बड़े हैं और अभय के इतने अच्छे दोस्त और भाई हैं तो मैं इनको कबीर भाई कहकर बुलाऊंगी। अभिनव, ये बात तो सही है भाभी, भाई की रिस्पेक्ट भी और मजबूत रिश्ता भी। गायत्री जी, रिश्तों की अहमियत अच्छे से जानती है हमारी बच्ची। ये सुन कबीर ने अपनी मुठियां भींच ली और आर्या मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आ गई। आर्या रूम में आने लगी तो शांता ने आर्या के हाथ में एक एनवलप पकड़ा दिया। मैम ये अभय सर को दे दीजिएगा, उनके नाम से आया है। आर्या, ठीक है। आर्या ने शांता से वो एनवलप पकड़ा और उसे उल्ट पलट कर देखने लगी। अरे ये तो मेरी रिपोर्ट है, आर्या आंखें बड़ी करते हुए बोली। अभय के आने से पहले ही पढ़ लेती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसे मैं छुपा लूंगी। हाँ यही सही रहेगा, सोचकर आर्या ने जल्दी से वो रिपोर्ट खोली और पढ़नी स्टार्ट कर दी। सब कुछ नॉर्मल है। आर्या ने जैसे ही अगला पेज टर्न किया उसकी आंखों में एक अलग ही खुशी दौड़ गई। उसने एक बार फिर से रिपोर्ट पढ़ी और खुद से बोली, मैं प्रेग्नेंट हूं। अभय कितना खुश होंगे ये जानकर, अभी अभय को बताकर आती हूं। आर्या स्टडी रूम की तरफ बढ़ी ही थी कि सहसा रुक गई। अरे नहीं, ऐसे नहीं, अभय और मेरी लाइफ की इतनी बड़ी खुशी है, ये एक अच्छा सा सरप्राइज प्लान करती हूँ, पहले कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। आर्या अपनी अलमीरा के पास जाती है और जल्दी से अपने कपड़ों के नीचे उस रिपोर्ट को छुपा देती है। जल्दबाजी में वो एनवलप जो कबीर ने आर्या की अलमीरा में रखवाया था नीचे गिर जाता है। आर्या उसे उठाकर खुद से बोली, अरे ये क्या है, खोल कर देखती हूँ। आर्या उस एनवलप को खोलने लगती है कि अभय रूम में आ जाता है तो आर्या उसे जल्दी से वापस अलमीरा में ही रख देती है और एकदम सीधे खड़ी हो जाती है। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो? अपनी अलमीरा में से कपड़े निकालते हुए अभय ने कोल्ड वॉइस में पूछा। यूं ही आपको ही ढूंढ रही थी, आर्या जल्दी में बोली। अलमीरा में अभय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला। क्या अभय आप भी? वैसे आप रेडी होकर कहाँ जा रहे हैं? आर्या ने बात बदलते हुए पूछा। कहीं नहीं, बस एक मीटिंग है क्लाइंट के साथ, अभय ने कहा। अभय आपको बच्चे कैसे लगते हैं? आर्या ने पूछा। अचानक ये सवाल अभय ने टाई बांधते हुए कहा। बताइए ना अभय, आर्या बोली। अच्छे, अभय ने कहा। अच्छे की बहुत अच्छे, आर्या ने फिर से पूछा। बहुत अच्छे, तभी तो एक बच्ची से शादी कर ली मैंने, अभय बोला। अभय की बात सुन आर्या चिढ़कर बोली, मैं बच्ची नहीं हूं। अभय ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस किया और अपना बैग लेकर मीटिंग के लिए निकल गया। आर्या भी मुस्कुराने लगी। फिर कुछ देर बाद लॉबी में होते शोर को सुनकर आर्या नीचे आ गई। नीचे वृंदा के घरवाले और सिंह परिवार आमने सामने खड़े हैं। आर्या जल्दी से आकर, माँ क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? ठीक ही तो नहीं है, मीनल जी बोली। ठीक नहीं है मतलब? आर्या ने सवालिया अंदाज में पूछा। देखना ये लोग अभी जा रहे यहाँ से, मैं कब से बोल रही हूँ कि कुछ दिन रुक जाए लेकिन मान ही नहीं रहे, मीनल जी बोली। हाँ रुक जाए न बाबा, मैं आपको सारा मुंबई दिखाऊंगा, अभिनव बोला। अरे नहीं बेटा, हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते और हम तो 2 दिन से यहाँ टिके हुए हैं, अब हमें इजाजत दीजिए, सुषमा जी हाथ जोड़ते हुए बोली। आंटी जी, अगर ये आपके बेटे का घर होता तो भी आप यही कहती, आर्या बोली। नहीं, सुषमा जी बोली। तो फिर बेटी के लिए ये सब क्यों? बेटे और बेटी में इतना फर्क क्यों? दोनों ही भगवान की देन है, बस हम लोगों के समझने की देर है, आर्या ने कहा। बिल्कुल सही कहा मिस्टर सिंह ने आर्या से कहा। लेकिन माजी ठाकुर साहब बोलने लगे तो गायत्री जी उनकी बात को काटते हुए बोली, कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं उम्र में सबसे बड़ी हूँ और ये मेरा आदेश है। फिर वो अभिनव से बोली, अभय इनका सारा सामान इनके कमरे में वापस रखवा दो। अभिनव ने बिना देरी किए सारा सामान उठा लिया और गायत्री जी की बात मान सब अपने अपने कमरों में चले गए। सबके चेहरों पर एक मुस्कान तैर गई। आर्या मीनल जी से, माँ मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूँ। मीनल जी, अभय तो चला गया, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो अकेले कैसे जाएगी, अमायरा को साथ ले जा। अरे नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अकेले नहीं, सोनम के साथ जा रही हूँ, आर्या ने कहा। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना अपना, मीनल जी बोली। आर्या जी माँ फिर मन में बोली, सॉरी माँ, मैं अभी आपको भी कुछ नहीं बता सकती, ये गुड न्यूज मैं और अभय आपको एक साथ देंगे।
आर्या मीनल जी के गले लग गई और फिर उन्हें बाय बोलकर घर से निकल गई। शाम का समय आर्या ने अभय के लिए गिफ्ट बॉक्स लिया और उसमें उसने 6 बेबी के छोटे छोटे कपड़े और कुछ खिलौने रखकर पैक कर दिए। उसने उस गिफ्ट को अपनी अलमीरा में रख लिया। आर्या की नज़र उसी एनवलप पर गई तो उसने उसको उठाया और खोला तो उसमें कुछ फोटोग्राफ्स थे। आर्या ने उन्हें देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आर्या वही अलमीरा के पास बैठ गई। फिर उसने खुद को संभाला और वो फोटोग्राफ्स वापस लिफाफे में डाल दिए। उसमें उस रात की पिक्स थी जिस रात शनाया ने फोन कर अभय को घर बुलाया था। उन पिक्स में अभय और शनाया एक दूसरे के गले हुए हैं। शनाया ने अभय की गोद में सिर रखा हुआ है और अभय का हाथ उसके बालों में है। ये तस्वीरें उसी दिन ली गई थी जिस दिन शनाया ने उसे ये कहकर अपने घर बुलाया था कि उसे अकेले डर लगा रहा है। जब अभय उसे संभाल रहा था तो किसी ने उनकी पिक्स निकाल ली थी। आर्या को वो बात भी याद आती जिस दिन ऑफिस में दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। आर्या खुद से नहीं, ये सच नहीं हो सकता, जरूर किसी ने इन पिक्स के साथ छेड़खानी की है। अभय मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। उनका शनाया के साथ कोई रिश्ता नहीं है। फिर आर्या के दिमाग में कबीर की कही सारी बातें दौड़ने लगी। उसने तुमसे शादी की क्योंकि वो तुम्हें पाना चाहता था। जो चीज उसे पसंद आ जाती है उसे वो हासिल करके ही रहता है। तुम उसके ऑब्सेशन को प्यार समझ बैठी हो, वरना उसके पास लड़कियों की कमी नहीं है। उसकी सुबह किसी और के साथ, दोपहर किसी और के साथ और रातें रंगीन करता है वो तुम्हारे साथ। आर्या ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए और चिल्ला उठी, नहीं नहीं, ये सच नहीं है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। तभी उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया तो अभय का फोन था। हेलो, आर्या अपने आंसू साफ करते हुए बोली। आर्या, मुझे आने में देर हो जाएगी। यूएसए से कुछ क्लाइंट्स आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग है। रात को मैं फार्म हाउस पर ही रुकूंगा, अभय ने कहा। ठीक है, आर्या बोली और फोन काट दिया। फिर आर्या ने अपने आंसू साफ किए और सीधे कबीर के रूम में चली गई। उसने वो फोटोग्राफ्स कबीर के मुंह पर मारे, फिर उसका कॉलर पकड़कर बोली, ये घटिया हरकत तुमने की है ना? हाँ, कबीर ने कहा तो आर्या उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। तुम्हें सबूत चाहिए थे ना, इसलिए कबीर ने कहा। ये सबूत बनाए भी जा सकते हैं, आर्या बोली। जानता था मैं कि तुम यकीन नहीं करोगी, कबीर बोला। फिर वो आर्या के पास आया और उसको उसके कंधों से पकड़कर बोला, आर्या प्लीज दिमाग से काम लो, सच तुम्हारे सामने है। आर्या, नहीं, ये सच नहीं है। तुम ये सवाल सीधे अभय से क्यों नहीं करती, कबीर ने कहा। अच्छा ये बताओ कि अभी कहाँ है तुम्हारा पति, कबीर ने पूछा। यूएसए से आए क्लाइंट के साथ मीटिंग में है, आर्या ने कहा तो कबीर हंसने लगा गया और बोला, यूएसए से आए क्लाइंट से मीटिंग खत्म हुए 10 मिनट हो चुके हैं, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। आर्या, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं जानता हूँ मेरी कही हर बात तुम्हें झूठ ही लगेगी, पर आर्या अपनी आंखें खोलो और सच का सामना करो। अच्छा मुझे बताओ, तुम अपनी दोस्त तान्या के बॉयफ्रेंड को सजा दिलवाना चाहती हो ना, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारी दोस्त इस दुनिया से चली गई, कबीर ने कहा। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता, आर्या ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मैं इस इंसान को जानता हूँ, कबीर ने कहा तो आर्या हैरानी से उसकी ओर देखने लग गई। कौन है वो, आर्या ने पूछा। कबीर ने अपने रूम का एक ड्रॉवर खोला और उसमें से एक लिफाफा लाकर आर्या के हाथ में थमा दिया और बोला, खोलो इसे और देखो। आर्या ने उस एनवलप को खोला तो उसमें कुछ तस्वीरें थी जिनमें अभय तान्या के साथ था। आर्या हैरानी से उन तस्वीरों को देखने लगी। अभय ही वो लड़का है जिसकी वजह से तान्या आज इस दुनिया में नहीं है। अभय जानता था कि तुम उस लड़के को ढूंढ रही हो और उसे सजा दिलवाना चाहती हो, इसीलिए उसने तुमसे जबरदस्ती शादी कर ली और तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया ताकि तुम उसके खिलाफ कोई एक्शन ना ले सको, और वो इसमें कामयाब भी हो गया। तुम अभय में ऐसा उलझी कि उसके सिवा तुम्हें कोई और नजर ही नहीं आया। जब मैंने तुम्हें ये बात बतानी चाही तो उसने मुझे काम में उलझा दिया और पुणे भेज दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात भी वो अच्छे से जानता था, फिर भी उसने ये सब किया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। वो अब भी शनाया से रिलेशन में है। एक फूल से दूसरे फूल पर जाना उसकी घटिया आदत है। मैंने तान्या की मौत के बाद उसे बहुत समझाया कि ये सब छोड़ दे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, कबीर ने कहा। आर्या के लिए ये सब बहुत शौकन था, वो बस वहां बुद्ध बनी खड़ी है। आर्या को देख एक तिरछी मुस्कान आ तैर गई। फिर वो आर्या से बोला, आर्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मैं तुम्हारे और अभय के बीच कभी नहीं आता अगर वो तुम्हें धोखा नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता, कबीर ने कहा। आर्या हाथ में वो तस्वीरें लिए अपने रूम में आ गई। उसके जाने के बाद कबीर ने शनाया को फोन किया, तैयार रहना, बॉम्ब किसी भी वक्त फूट सकता है। आर्या बेसुध सी अपने रूम में आ गई, अपने हाथ में पकड़ी तस्वीरों को देखने लगी और खुद से बोली, अभय क्यों किया आपने ऐसा, मेरा दिल अभी भी ये सब मानने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आर्या रोते हुए बोली। फिर कुछ समय बाद वो उठी और बोली, मेरा दिल इन सबूतों पर यकीन नहीं करता, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते ही, अभय मुझे अभी आपसे बात करनी है। सोचकर आर्या ने फोन उठाया और अभय का नंबर डायल किया, पर अभय ने फोन नहीं उठाया। आर्या ने बार बार ट्राई किया लेकिन हर बार अभय ने फोन नहीं उठाया। अभय, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज फोन उठाए। जब अभय ने फोन नहीं उठाया तो आर्या ने खुद फार्म हाउस जाने की ठान ली।
आर्या ने अपना बैग उठाया और उसमें वो सारी तस्वीरें रखी और चुपचाप घर के बाहर आ गई। उसने ड्राइवर को फार्म हाउस चलने के लिए कहा। जाती हुई आर्या को देख विंडो के पास हाथ में ड्रिंक का गिलास लिए खड़ा कबीर हंस पड़ा और बोला, चैप्टर ओवर मिस्टर अभय प्रताप सिंह। कुछ ही देर में आर्या फार्म हाउस पहुंच गई। उसने डोर खोला और वो अंदर आ गई। आर्या अभय को ढूंढते हुए रूम में आ गई। उसने रूम का डोर खोला तो वो लड़खड़ा गई। सामने का नजारा देख उसके होश ही उड़ गए। सामने बेड पर शनाया अभय की बाहों में उसके सीने पर सिर रखे लेटी हुई है। आर्या की आंखें आंसुओं से भीग चुकी है। अभय ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका सिर भारी हो रहा है। अभय ने सामने खड़ी आर्या की तरफ देखा जो कि बुद्ध बने उसे ही देख रही है। आर्या तुम यहाँ बोलकर अभय जैसे ही उठने लगा तो उसे थोड़ा भारीपन महसूस हुआ। उसने देखा तो उसके साथ उसकी बाहों में शनाया थी। आर्या जाने लगी तो अभय ने जल्दी से शनाया को खुद से दूर किया और बेड से उठकर आर्या के पास आ गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अभय ने लोअर पहना हुआ है। आर्या प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो, अभय ने कहा। अच्छा तो कैसा है ये लोअर पहने एक ही बिस्तर पर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मैं गलत न समझूं, आर्या ने अभय से कहा। आर्या मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आए, अभय ने कहा। आर्या ने अपने बैग में से सारी तस्वीरें निकालकर अभय की ओर उछाल दी और बोली, ये तस्वीरें भी झूठ बोल रही है क्या मिस्टर सिंह? अभय ने उन तस्वीरों को देखा और पूछा, ये सब क्या है? आपको नहीं पता ये सब क्या है? आप मुझे बेवकूफ बनाते रहे और मैं बनती रही। पहले आपने तान्या को धोखा दिया और अब मुझे, आर्या ने रोते हुए कहा। तान्या, अभय ने कहा तो आर्या बोली, ओह आपको तो याद भी नहीं होगा तान्या मेरी दोस्त, आज तक मैं उस लड़के को ढूंढ रही थी जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं हर पल उसी कातिल के साथ रह रही हूँ, आर्या बोली। क्या बकवास कर रही हो तुम, मेरा तान्या के साथ कोई रिश्ता नहीं था, अभय थोड़ा गुस्से में बोला। अच्छा तो फिर आप तान्या के साथ इस तस्वीर में क्या कर रहे हो? आर्या ने नीचे से एक तस्वीर उठाकर अभय को दिखाते हुए पूछा। अभय ने आर्या के हाथ से तस्वीर ली और उसे हैरानी से देखने लगा। आपका रिश्ता तो शनाया के साथ भी नहीं है, फिर भी वो आपके साथ आपके बेड पर है, आर्या ने कहा। तो अभय कोई जवाब नहीं दे पाया और देता भी कैसे, इस सबसे वो भी उतने ही शौक में था जितनी की आर्या। पता है अभय, मैंने आप पर आंख बंद करके भरोसा किया। हर बार मैंने आपको शनाया के साथ देखा, कभी वो हमारे रूम में आकर आपके गले लगती है, कभी शॉपिंग मॉल में, तो कभी आपके ऑफिस में, कभी कोई मौका नहीं छोड़ती आपके करीब आने का। मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी मैंने इसे एक्सेप्ट किया आपकी फ्रेंड के तौर पर। मुझे इस लड़की पर तो शुरू से ही भरोसा नहीं था, लेकिन आप पर भरोसा था, आज वो भरोसा भी टूट गया। मुझे लगा कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पता नहीं मैं कभी आपके जितना प्यार आपको दे पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज पता चला प्यार तो आपकी तरफ से था ही नहीं, मैं तो आपके लिए बस एक ऑब्सेशन थी, एक चीज जो अच्छी लगी उसे घर पर ले आए। अभय, आपको पता है जब ये सारी तस्वीरें मुझे मिली तो मुझे देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी दिल को कहीं न कहीं ये यकीन था कि मेरे अभय मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, वो मुझे धोखा नहीं दे सकते, इसीलिए आपसे बात करना चाहती थी, सारा सच आपके मुंह से सुनना चाहती थी। अच्छा किया जो मैं यहाँ आ गई, नहीं तो आपका ये रूप शायद मैं कभी देख ही नहीं पाती। यहाँ आकर मुझे ये पता चल गया कि ये तस्वीरें सच बोल रही है, आर्या रोते हुए बोली। अभय लाचार सा खड़ा आर्या को देख रहा है। फिर आर्या अपनी किस्मत पर हंसते हुए बोली, आज फिर एक अनाथ लड़की किसी अमीरजादे के हाथों की कठपुतली बन गई। आर्या रूम से बाहर आने लगी तो अभय उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, वो आर्या को सब बताना चाहता था, लेकिन कैसे वो खुद नहीं जानता था। अभय मेरे रास्ते से हटिए, आर्या ने बिना अभय की ओर देखा कहा। आर्या प्लीज मेरी बात सुनो, अभय ने आर्या का चेहरे अपने हाथों में भरते हुए कहा। आर्या ने एक झटके में अभय के हाथ अपने चेहरे से हटा दिए और बोली, जाए आपकी महबूबा आपका इंतजार कर रही है। आर्या अभय की साइड से निकलकर बाहर आ गई और बोली, और हाँ आपकी रंगीन रात खराब करने के लिए आई एम वेरी सॉरी। अभय क्या करे क्या नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जानता था कि आर्या अपनी जगह बिल्कुल सही है। अपने पति को इस तरह किसी लड़की के साथ इन हालातों में देखकर कोई भी यही समझेगा। आर्या वहां से चली आई और अभय नम आंखों से उसे जाते हुए देखते रहा। वो घुटनों के बल बैठ गया और जोर से चिल्ला उठा। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने वो सारी तस्वीरें इकट्ठी की और उसे दोबारा देखा, फिर उसने इन तस्वीरों को साइड टेबल पर दिया। वो बेड पर लेटी हुई शनाया को गुस्से में घूरने लगा। उसने पास ही पड़ा पानी का जग उठाया और सारा पानी जोर से शनाया के मुंह पर फेंक दिया। पानी इतनी जोर से शनाया के मुंह पर पड़ा कि शनाया हड़बड़ाकर उठकर बेड पर बैठ गई। मां मैं यहाँ कैसे, शनाया अपना सिर पकड़ते हुए बोली। मैं तुम्हें यहाँ गोद में उठाकर तो लाया नहीं, अभय गुस्से में चिल्लाकर बोला। मुझे नहीं पता अभय कि मैं यहाँ कैसे आई, शनाया रोते हुए बोली। अभय ने शनाया के बालों में हाथ डाला और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने उसके बालों को जोर से खींचा और बोला, बेहतर होगा कि खुद ही बता दो, अगर मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारा हाथ है इसमें तो जान से जाओगी। अभय मेरा यकीन करो, मुझे सच में नहीं पता, शनाया ने दर्द से करहाते हुए बोला। अभय ने उसकी गर्दन से बाल पीछे किए तो उसकी बैक नेक पर वही टैटू बना हुआ था जो उस पिक में था।
अभय शनाया से दूर हटा और बोला बहुत भारी पड़ेगा तुम पर ये सब। फिर अभय ने उसका गला दबा दिया और बोला तुम ही कबीर के साथ मिलकर ये सब कर रही हो ना? तुम यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने आई थी, फिर ये सब कैसे? शनाया ने ना में सिर हिलाया और बोली मैंने कुछ नहीं किया। अभय की पकड़ उसकी गर्दन पर और भी मजबूत हो गई। अभय की आंखों में गुस्सा देखकर शनाया डर गई। बताती हूँ, शनाया बोली। तो अभय ने जल्दी से उसका गला छोड़ दिया। मुझे कबीर ने बताया था कि तुम आज फार्म हाउस आने वाले हो, इसीलिए मैंने तुम्हें फोर्स किया मिलने के लिए। कुछ समय पहले यूएसए से आए क्लाइंट के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद अभय और कबीर घर के लिए निकल गए। अभय अभी कुछ दूर ही गया था कि क्लाइंट्स ने उसे दोबारा फोन कर मिलने बुलाया। क्लाइंट, सॉरी मिस्टर सिंह, आपके साइन रह गए हैं एक फाइल पर और हमें आपसे कुछ और भी डिस्कस करना है। अभय, इट्स ओके, मैं आपको एक लोकेशन सेंड कर रहा हूं, आप वहीं आ जाइए। क्लाइंट, ओके। अभय ने क्लाइंट्स को फार्म हाउस की लोकेशन सेंड की। अभय ने बात करके अभी फोन रखा ही था कि उसका फोन फिर से बज उठा। उसने देखा तो शनाया उसे कॉल कर रही थी। अभय के बोलने से पहले ही शनाया बोली, अभय प्लीज मुझे तुमसे मिलना है अभी। अभय, शनाया मैं अभी बिजी हूं। शनाया, अभय मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, प्लीज मना मत करना। तुम्हें आर्या की कसम, मना मत करना। अभय, ठीक है, मुझे मेरे फार्म हाउस पर मिलो। शनाया, थैंक यू सो मच। अभय ने फार्म हाउस पर क्लाइंट के साथ दोबारा मीटिंग की और फाइल पर साइन किए। कुछ देर वहां रुकने के बाद क्लाइंट्स वहां से चले गए। तब तक शनाया भी वहां आ चुकी थी। कहीं क्या कहना चाहती थी तुम? अभय ने कहा। पहले कुछ पिलाओगे? नहीं, शनाया बोली। क्या लेना पसंद करोगी, चाय कॉफी? अभय ने पूछा। जो तुम्हें अच्छा लगे, शनाया बोली। तो अभय ने 2 कॉफी तैयार करवा ली। शनाया ने अभय से नजर बचाकर उसकी कॉफी में नशे की दवाई मिला दी, जिससे अभय को कोई होश नहीं रही। शनाया धीरे धीरे उसे उसके रूम तक ले गई। उसने अभय की शर्ट के बटन खोले और उसे बेड पर लेटा दिया, फिर खुद कबीर के सिग्नल का वेट करने लगी। जब कबीर का फोन आया तो वो जल्दी से जाकर अभय के पास जाकर लेट गई। उसने अभय की बांह को बेड पर पसारा और खुद उसके सीने पर सिर रख लिया। वर्तमान अभय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने ये सब तुम्हें पाने के लिए किया, शनाया बोली। कितनी बार कहूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अभय ने आज तक सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है और वो है आर्या। अभय ने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी और आर्या के पीछे भागा। जाते जाते उसने अपने बॉडीगार्ड को शनाया को पकड़ने के लिए इशारा किया। आर्या फार्म हाउस के गेट पर ही थी कि अभय उसके पीछे भागा, लेकिन जब तक अभय गेट तक पहुंचा आर्या एक कैब में बैठकर चली गई। अभय ने अपनी गाड़ी निकाली और आर्या के पीछे चल दिया। अभय को आर्या की गाड़ी कहीं नजर नहीं आई तो वो खुद से बोला, कहाँ गई, घर गई होगी। सोचकर अभय ने गाड़ी घुमा ली। अभय जल्दी से घर के अंदर आया, लेकिन आर्या उसे कहीं नजर नहीं आए। अभय जल्दी से घर के अंदर आया। वो सीधे अपने रूम में आया। उसे आर्या वहां नजर नहीं आई। उसने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन आर्या उसे रूम में नहीं मिली। उसने सारे घर में आर्या को ढूंढना शुरू कर दिया। अभय ने अपना फोन निकाला और समर को कॉल कर आर्या का पता लगाने के लिए कहा। शोर सुनकर सारे घरवाले भी जाग गए। क्या हुआ अभय, सब ठीक तो है न? मीनल जी ने अभय के गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। कुछ ठीक नहीं है माँ, वो आर्या। अभय के शब्द मुंह में ही रह गए। क्या हुआ आर्या को? कबीर ने पूछा। कबीर को देख अभय का खून खौल गया। उसने कबीर को कॉलर से पकड़ लिया और बोला, तुमने किया ना ये सब? क्या बोल रहा है तू? अभय, क्या किया है मैंने? कबीर बोला और उसने अभय से अपना कॉलर छुड़वाया। अभय ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे कबीर दूर जाकर गिरा। कबीर ने भी अभय पर पलटवार किया। अभय ने फिर से उस पर वार किया तो कबीर नीचे गिर गया। अभय ने उसे उठाया और एक हाथ से उसका गला दबा दिया और एक हाथ से उसे पीटने लगा। सभी घरवाले हैरान हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। मिस्टर सिंह और अभिनव ने बड़ी मुश्किल से कबीर को अभय की गिरफ्त से छुड़ाया। कबीर अपना गला पकड़कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अभय ने खुद को मिस्टर सिंह और अभिनव की पकड़ से छुड़ाया और वापस कबीर का कॉलर पकड़ लिया और बोला, मैंने तेरा सच आर्या से छुपाया और तूने उसे मेरे ही खिलाफ यूज किया। तकलीफ होती है ना जब हमारा प्यार हमसे दूर हो जाए? मुझे भी हुई थी जब तूने सब कुछ जानते हुए मेरे प्यार से शादी कर ली, कबीर बोला। वो तेरा प्यार कभी थी ही नहीं, अभय ने कहा। मुझे तुझ जैसे कमीने को पहले ही अपनी लाइफ से दूर कर देना चाहिए था, अभय ने कहा। अभय ने अपने गार्ड्स को इशारा किया तो उन लोगों ने आकर कबीर को पकड़ लिया। मिस्टर सिंह गुस्से से, आखिर हो क्या रहा है यहाँ? गायत्री जी, हुआ क्या है? कोई हमें भी बताएगा? अभय ने घरवालों को कबीर का सारा सच बता दिया। गायत्री जी ने कबीर के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोली, आस्तीन का सांप निकला, तो हमने तुझे इतना प्यार दिया, मान सम्मान सब दिया। अभय ने तुझे अपने सगे भाई से भी बढ़कर माना और तूने उसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तो बस बदला लिया ताकि ये भी समझे कि तकलीफ क्या होती है। हाँ, हो गई थी गलती मुझसे नहीं कि मैंने तान्या से शादी, मैंने तान्या से कभी प्यार नहीं किया, वो बस मेरी एक गलती थी। मैंने उससे कहा था कि बच्चा अबॉर्ट करवा दे, पर नहीं मानी वो, उसे तो मुझसे शादी करनी थी बस। अरे मुझे नहीं करनी थी उससे शादी,
मैंने कभी उसे प्यार नहीं किया, कभी नहीं। अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्या है, लेकिन वो भी तुझे प्यार करती है। कितना समझाया उसे, लेकिन वो तो मेरे साथ देवर भाई वाला रिश्ता बनाना चाहती है, कबीर दांत पीसते हुए बोला। मीनल जी गुस्से में चिल्लाकर, कबीर भाभी है वो तेरी और तू उसके बारे में ऐसी सोच रखता है। अभय की पत्नी है वो। कबीर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, पत्नी है नहीं, पत्नी थी, चली गई इसे छोड़कर। क्या? सब हैरानी से बोले। अभय ने गार्ड्स को इशारा किया तो वो कबीर को वहां से ले गए। मीनल जी पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, क्या बीत रही होगी उस पर। गायत्री जी अभय से जा, जल्दी से उसे ढूंढ कर ले आ। तभी अभय का फोन बज उठा। समर उसे कॉल कर रहा था। अभय ने जल्दी से फोन उठाया तो समर ने उसे बताया कि आर्या अनाथाश्रम की ओर गई है। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। अभय जाने लगा तो मीनल जी ने उसे रोक लिया और बोली, अभय बेटा अभी रहने दे, वो वहां सेफ है। आर्या अभी बहुत गुस्से में होगी, वो तेरी बात समझनी तो दूर तुझसे बात भी नहीं करेगी। उसका गुस्सा शांत होने दे, फिर बात करना उससे। अभय, लेकिन मां। मीनल जी रूंधे गले से, शांत हो जा बच्चे, एक औरत सब बर्दाश्त कर लेती है लेकिन उसे किसी और औरत के साथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस समय आर्या पर क्या बीत रही होगी मुझसे अच्छा और कौन समझ सकता है। कहते कहते मीनल जी फूट पड़ी। गायत्री जी ने मीनल जी के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत होने के लिए कहा। अनाथाश्रम आर्या बेसुध सी चली आ रही है। उसे देखकर वॉचमैन ने उससे पूछा, आर्या बेटा तुम यहाँ इस वक्त सब ठीक तो है ना? आर्या काका सोनम। वॉचमैन, हाँ हाँ अभी बुला देता हूँ। वॉचमैन के बुलाने पर सोनम अपने रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि सामने आर्या खड़ी है। वो भी उसे इस हालत में देखकर चौंक गई। आर्या क्या हुआ तुझे? सोनम उसके पास आते हुए बोली। आर्या कुछ नहीं बोली। सोनम ने वॉचमैन को इशारा किया कि वो सब संभाल लेगी। सोनम उसे अपने साथ अपने रूम में ले आए। उसने उसे बिठाया और पानी पिलाया। क्या हुआ आर्या, सब ठीक तो है? सोनम ने पूछा पर आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। अभय जीजू से झगड़ा हुआ है क्या? सोनम ने धीरे से पूछा तो आर्या सोनम के गले लगकर फूट पड़ी। सोनम ने आर्या की पीठ को सहलाया और बोली, ठीक है शांत हो जा, जब तेरा मन करे बता देना। उसने बड़ी मुश्किल से आर्या को शांत कराया। अच्छा बता तूने कुछ खाया या नहीं? सोनम ने पूछा। मुझे भूख नहीं, आर्या बोली। ठीक है, मेरे हाथ की चाय तो पिएगी ना? मेरे हाथ की, सोनम बोली तो आर्या ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। आर्या के फोन पर बार बार अभय का नंबर ब्लिंक हो रहा है। आर्या अभय से बात नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने फोन साइलेंट मोड पर कर दिया। सोनम ने आर्या के लिए चाय बनाई और चाय पीने के बाद आर्या ने सोनम से कहा, मुझे सोना है। सोनम, ठीक है तू लेट जा, मैं अभी आए। सोनम रूम से बाहर आ गई और उसने अपने फोन से अभय का नंबर डायल किया। सोनम, हेलो जीजू, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि आर्या यहाँ मेरे पास है, वो बहुत परेशान है, क्या हुआ है? अभय, सोनम प्लीज आर्या का ध्यान रखना, मैं सुबह वही आकर बात करता हूँ। सोनम, ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। अगली सुबह सुबह होते ही अभय अनाथाश्रम पहुंच गया। उसने सोनम के रूम का डोर नॉक किया। सोनम ने डोर खोला तो सामने अभय खड़ा था। सोनम मुस्कुराते हुए, अरे जीजू इतनी सुबह सुबह यहाँ, अगर रहा नहीं जाता तो झगड़ा क्यों किया मेरी दोस्त से? अभय, सोनम आर्या कहाँ है? सोनम, आप अंदर आइए, मैं उसे लेकर आती हूँ। अभय वही खड़ा रहा और आर्या की राह ताकने लगा। सोनम अंदर से घबराई हुई सी बाहर आई, जीजू आर्या अपने कमरे में नहीं है। अभय, नहीं है मतलब? सोनम, वो यहाँ से चली गई, अपना फोन और ये लेटर यहाँ छोड़कर गई है। अभय हैरानी से आर्या के फोन और लेटर को देखने लगा। उसकी आंखों की कोरों से आंसू बह निकले। अभय बुद्ध बना उस लेटर को देख रहा है। सोनम ने अभय के हाथ से वो लेटर लिया और उसे पढ़ना शुरू किया। जब तक आपको ये लेटर मिलेगा तब तक शायद मैं आपसे दूर जा चुकी होंगी। मैं जानती हूँ कि आप अपने पैसे और पावर के दम पर कुछ भी कर सकते हो। अगर इस दुनिया में मैंने किसी से सबसे ज्यादा प्यार किया तो वो आप हो। मुझे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन आपकी वजह से मैंने वो हर रिश्ता दिल से जिया, उसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन अब अगर इस दुनिया में मैं किसी से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ तो वो आप हैं, मिस्टर अभय प्रताप सिंह। धोखा दिया है आपने मुझे, मेरे प्यार को, मेरे जज्बातों से खेला है आपने। मैं अपनी दोस्त के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती, मैं उसके गुनहगार के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। सब कुछ जानते हुए भी अगर मैं आपके साथ आगे बढ़ गई तो ना उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और ना मेरी। क्या है ये सब? सोनम हैरान होते हुए बोली। ऐसा क्या हुआ है जो वो आपसे नफरत करने लगी? और ये कौन सी दोस्त, कैसा गुनहगार? अभय ने सोनम को सब बताया तो सोनम सिर पकड़कर बैठ गई और बोली, करे कोई भरे कोई, इसका मतलब तान्या का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि कबीर सिंघानिया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि वो ऐसा भी कर सकते हैं। मैं बेचारी आर्या, पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। मैंने कितनी बार आर्या से कहा कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना किया करे। अब पता नहीं कहाँ होगी वो, प्लीज जीजू उसे ढूंढिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आपसे बहुत प्यार करती है, वो आपके बिना कैसे रह पाएगी? बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन उसे भी कबीर जैसे राक्षस की नजर लग गई। काश कि इस वक्त मैं उसके साथ होती। सोनम की आंखों से आंसू बहने लगे। समर ने उसी वक्त अपने आदमियों को काम पर लगा दिया। अभय खुद भी पागलों की तरह हर जगह आर्या को ढूंढ रहा है।
अभय ने एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोकी और स्टीयरिंग पर जोर से अपना हाथ दे मारा। आर्या, कहाँ हो तुम? प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, चाहे जितनी मर्जी नफरत कर लेना, पर प्लीज मेरी नजरों के सामने ही रहना, मुझसे दूर मत जाना। सब मेरी गलती है, सब कुछ जानते हुए भी मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता था। तभी अभय का फोन बज उठा। अभय ने फोन उठाया तो सामने से समर बोला, भाई भाभी मुंबई से नागपुर की बस में जा रही है, लिस्ट में उनका नाम है, मैं आपको उस बस की लोकेशन भेज रहा हूँ। अभय ने फौरन गाड़ी घुमा ली और मुंबई नागपुर रोड पर निकल गया। कुछ दूर जाकर अभय ने गाड़ी उसी बस के आगे लगा ली। बस रुक गई। अभय जल्दी से बस में चढ़ा, उसे कहीं आर्या नजर नहीं आए। उसने फोन में से आर्या की तस्वीर निकाली और सबसे उसके बारे में पूछा, लेकिन सबसे एक ही जवाब मिला, नहीं। अभय मायूस हो गया। थक हार कर अभय घर वापस आ गया तो मीनल जी दौड़ती हुई उसके पास आई। वो अभय के कंधों को पकड़ दहलीज की ओर देखने लगी। आर्या, कहाँ है वो? नहीं आई? तू तो उसे लेने गया था ना, बता कहाँ है वो नहीं आए। अभय बोला, नहीं आए? ऐसे कैसे नहीं आए? तू चल, मुझे साथ लेकर चल, मैं बात करूंगी उससे, मैं समझाऊंगी उसे। मीनल जी बोली। माँ, मुझे आर्या नहीं मिली, अभय ने कहा और अपने रूम में चला गया। मीनल जी दुखी मन से उसे जाते हुए देखने लगी। आज से पहले उन्होंने अभय को इतना बेबस कभी नहीं देखा था। शिव, आप कुछ करिए ना प्लीज, इतिहास को खुद को दोहराने मत दीजिए। जो हमारे साथ हुआ वो अभय और आर्या के साथ नहीं होना चाहिए। मेरा बेटा फिर से टूट जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसने हंसना सीखा था, अपनी जिंदगी को जीना सीखा था। मीनल जी रोते हुए बोली। मिस्टर सिंह ने भी नम आंखों से उन्हें सीने से लगा लिया। मैंने कमिश्नर से बात कर ली है, वो भी आर्या को ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे। अचानक मिस्टर सिंह की बाहों में मीनल जी बेसुध सी हो गई। वो एक ही बात बार बार बोले जा रही है, मेरे बेटे की खुशियां वापस ले आइए शिव, उसका प्यार वापस ले आए। गायत्री जी, बेटा शिव, मीनल को रूम में ले जा। मिस्टर सिंह मीनल जी को जल्दी से रूम में ले आए और उन्हें बेड पर लेटा दिया। वो उनके गालों को थपथपाने लगे। मीनल उठो, होश में आओ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं, कहकर अभिनव ने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। ये क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से हमारे घर में खुशियां वापस लौटी थी। आर्या के आ जाने से हमारा आंगन खिल गया था, अब उसके जाने से इस घर की खुशियां भी चली जाएंगी, गायत्री जी रोते हुए बोली। अमायरा ने गायत्री जी को संभाला, सबकी आंखें नम है। भाभी प्लीज आप जहां भी हो जल्दी से घर आ जाइए प्लीज, हम सबको आपको बहुत जरूरत है, अमायरा अपने मन में बोली। अभय का रूम। अभय अपने रूम में आया तो उसकी आंखों के आंसू उसकी दोनों गालों पर बह गए। उसका कमरा उसे आर्या के होने का एहसास दिलाता है। वो पूरे कमरे में नजरें घुमाकर देखता है, आर्या मिरर के सामने बैठी अपने बाल संवार रही है और मुस्कुरा रही है। अभय उसे देख जल्दी से मिरर के पास आया और उसे हक करने लगा तो वो गायब हो गई। अभय इधर उधर देखने लगा लेकिन आर्या कहीं नहीं थी। वो जल्द ही अपने भ्रम से बाहर आ गया। कहीं आर्या की छिंकती चूड़ियों की आवाज, कहीं आर्या के हंसने की आवाज, उससे लड़ने की आवाज अभय के कानों में पड़ रही है। अभय जोर से चिल्ला उठा और उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। फिर अभय घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। आर्या प्लीज लौट आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, बस एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे एक मौका तो दे देती खुद को साबित करने का, काश कि थोड़ा सा भरोसा और कर लेती मुझ पर। मैं गुनहगार नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा शनाया के साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम ही मेरी चाहत हो, तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। अभय प्रताप सिंह, जो अपने रुतबे के लिए जाना जाता है, जो आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वो अपने प्यार के आगे हार हार गया। मुंबई जैसे शहर में इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया और उसी कंपनी का सीईओ अपने प्यार के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है। खुराना हाउस। आर्या चुपचाप एक कमरे में बैठी हुई खिड़की से बाहर देखे जा रही है। तभी एक औरत उसके लिए खाना लेकर आती है। आर्या, बेटा कुछ खा लो, कुछ खाओगी नहीं तो अपने अंदर पल रही इस जान को कैसे जिंदा रख पाओगी? मिसेज सुनैना। खुराना आर्या की तरफ एक निवाला बढ़ाते हुए बोली। आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मर जाने दिया होता मुझे, आर्या रोते हुए बोली। ऐसी बातें नहीं करते, भगवान ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है हमें, दुख सुख तो जीवन में चलते ही रहते हैं, दुख और सुख तो धूप और छांव के समान है, लेकिन याद रखना जैसे हर काली रात के बाद सवेरा होता है वैसे ही हर दुख के बाद सुख की अनुभूति जरूर होती है, और फिर भगवान ने तो तुम्हें जीने के लिए एक सहारा भी दिया है जो तुम्हारे पेट में पल रहा है, सुनैना जी बोली। आर्या बिना किसी भाव के उन्हें देखने लगी। मिसेज सुनैना ने उसकी तरफ एक निवाला बढ़ाया तो उसे अभय का ख्याल आया कि वो भी उसे ऐसे ही अपने हाथ से खिलाता था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बीती बातों को जितना याद करोगी उतनी ही तकलीफ तुम्हें पहुंचेगी, सुनैना जी ने निवाला वापस प्लेट में रखते हुए कहा। उन्होंने आर्या के आंसू साफ किए और वापस निवाला उसकी तरफ बढ़ाया तो आर्या ने उसे मुंह में ले लिया। आर्या ने सुनैना जी से प्लेट ले ली और बोली, मैं खुद खा लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। सुनैना जी पक्का, आर्या ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ घंटों पहले अनाथाश्रम से निकलकर आर्या बस स्टॉप की तरफ गई। उसने नागपुर जाने वाली बस का टिकट लिया और जाकर वहां लगे टेबल पर बैठ गई। आर्या की नजर सामने गई तो उसे वहां समर नजर आया। आर्या ने अपना फेस कवर करा और वहां से चली आई। समर और उसके आदमियों ने पूरे बस अड्डे पर आर्या को छान मारा। समर ने टिकट काउंटर पर आर्या की पिक दिखाई तो उसने बोला, हाँ मैंने देखा है, इस लड़की को अभी कुछ देर पहले नागपुर जाने वाली बस का टिकट लेकर गई है। कहाँ है वो बस? समर ने पूछा तो वो आदमी बोला, वो तो अभी कुछ देर पहले निकल गई।
समर ने अभय को फोन करके बताया। इधर आर्या बेसुध सी रोड पर चलने लगी। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, इस बार तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मैं मर जाऊं। सोचते सोचते आर्या रोड के बीचों बीच आ गई। तेज गति से आता हुआ ट्रक उसे कुचल ही देता अगर मिसेज सुनैना ने वक्त रहते उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा नहीं होता। मिसेज सुनैना डॉक्टर होने के साथ एक एनजीओ भी चलाती है जिसमें वो उन सब का इलाज करती है जो इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते। इसी सिलसिले में वो दिल्ली से मुंबई आई हुई है। एक कैंप में वो बच्चों का इलाज कर रही है। वो वापस दिल्ली जाने को हुई तो उनकी नज़र रोड पर चली जा रही आर्या पर गई। वो जल्दी से भागकर उसकी तरफ गई और उसकी जान बचा ली। उन्होंने आर्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो आर्या उनकी बाहों में बेहोश हो गई। कुछ लोगों की हेल्प से वो आर्या को कैंप में ले गई। उन्होंने उसका चेकअप किया और इसके होश में आने का इंतजार करने लगी। आर्या को होश आया तो सुनैना जी ने उसे धीरे से उठाकर बिठाया और पूछा, कैसी हो तुम? आर्या, ठीक हूं। सुनैना जी, कौन हो तुम और तुम्हारा परिवार कहाँ है? मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अनाथ हूं, आर्या ने बिना किसी भाव के कहा। सुनैना जी ने उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखा तो बोली, तुम्हारा पति? मैंने कहा ना, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, आर्या बोली और उठकर जाने लगी। तो सुनैना जी ने पूछा, कहाँ जा रही हो? जहां जिंदगी ले जाए, मरने तो आपने दिया नहीं, आर्या बोली। तुम अपनी जान को दांव पर कैसे लगा सकती हो जबकि तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है? मिसेज सुनैना थोड़ी कड़क आवाज में बोली तो आर्या के कदम रुक गए। जो भी हुआ उस सब में तो वो भूल ही गई थी कि वो मां बनने वाली है। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन इस वक्त तुम्हें तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे पति की जरूरत है। तुम अपने पति के पास वापस चली जाओ, सुनैना जी बोली। नहीं, मैं वहां कभी वापस नहीं जाऊंगी, उनके पास जाने से अच्छा कि मैं मर ही जाऊं, आर्या गुस्से में बोली। लगता है बहुत ही बुरी तरह से दिल टूटा है बेचारी का, सुनैना जी अपने साथ खड़ी नर्स से बोली। ठीक है तो तुम मेरे साथ चलो, सुनैना जी बोली तो आर्या आंखें बड़ी करके उन्हें देखने लगी। मैं तो आपको जानती भी नहीं और फिर आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहती है? मैं डॉक्टर सुनैना खुराना एक एनजीओ चलाती हूँ, क्या तुम मेरे साथ सबकी हेल्प करना चाहोगी? आर्या सोच में पड़ गई। मेरी भी हेल्प हो जाएगी और तुम्हारी भी, अच्छे से सोच लो फिर बता देना, सुनैना जी बोली। बहुत देर सोचने के बाद आर्या उनके साथ जाने के लिए राजी हो गई। वर्तमान आर्या ने अपना खाना फिनिश किया और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अभय के साथ बिताए हर एक पल को याद करने लगी। काश वो सब सच न होता, एक बुरा सपना होता। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपसे प्यार ना करूं, लेकिन ये दिल है कि मानता ही नहीं। सिंह मैंशन। अभय को पल पल आर्या की याद सता रही है। वो आर्या की हर एक चीज में उसे महसूस कर रहा है। अभय आर्या को अलमीरा खोली तो आर्या के कुछ कपड़े नीचे गिर गए। अभय ने उन्हें उठाया और सीने से लगा लिया और बोला, सारी गलती मेरी है, मैंने सिर्फ दोस्ती की खातिर आर्या को तेरा सच नहीं बताया कबीर, ताकि आर्या तुझसे नफरत न करे, तुझे सजा न दिलाए, लेकिन तूने मेरी पीठ में ही छुरा घोंप दिया। आर्या को तो मैं एक ना एक दिन अपनी जिंदगी में वापस ले ही आऊंगा, लेकिन तुम दोनों की जिंदगी नरक से भी बदतर बना दूंगा। बोलते बोलते अभय की आंखों में खून उतर आया। अभय आर्या के कपड़े अलमारी में रखने लगा तो उसमें से एक पेपर नीचे गिर गया। अभय ने कपड़े अलमीरा में रख दिए और वो पेपर उठाकर पढ़ने लगा। पेपर पढ़ते पढ़ते अभय के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। अभय ने उस पेपर को खोला और बोला, ये तो आर्या की रिपोर्ट है। अभय ने जल्दी से उसे पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट को पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान तैर गई। वो खुद से बोला, आर्या प्रेग्नेंट है, मतलब मैं पापा। अभय की नज़र पास ही रखे गिफ्ट पर गई। उसने उसे खोला तो उसमें बेबी के कुछ टॉयज और छोटे छोटे कपड़े थे, जिन्हें देखकर अभय बहुत खुश हुआ। अभय ने उन्हें सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अभय ने जल्दी से अपनी भीगी आंखों को साफ किया और अपना फोन लेकर समर को कॉल किया। मुझे जल्द से जल्द आर्या चाहिए, मुंबई में नहीं है तो मुंबई के बाहर पता करो, पूरे इंडिया में नहीं है तो पूरा वर्ल्ड छान मारो, पर मुझे किसी भी कीमत पर आर्या चाहिए। अभय ने फोन रखा तो उसे नीचे शोर सुनाई दिया। वो जल्दी से भागते हुए नीचे आ गया। क्या हुआ पापा, और ये सब क्या है? मिस्टर सिंह को परेशान देख अभय ने पूछा। वो मीनल, मिस्टर सिंह ने अभी इतना ही कहा था कि अभय बोला, क्या हुआ है माँ को? आर्या के इस तरह से घर छोड़कर चले जाने से वो बहुत परेशान है, उसे गहरा सदमा लगा है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो जल्द से जल्द इस सदमे से बाहर नहीं आई तो वो कोमा में भी जा सकती है, मिस्टर सिंह रूंधे गले से बोले। वॉट? अभय ने कहा और जल्दी से रूम की तरफ भाग गया। मीनल जी नींद में कुछ बड़बड़ा रही है। अभय उनके पास गया और उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आवाज लगाई, माँ। अभय की आवाज सुन उन्होंने आंखें खोली तो सामने अभय को बैठा देखकर रोते हुए बोली, अभय, आर्या को वापस ले आ। जो कुछ भी हुआ उसमें न तेरी गलती थी ना आर्या की, जो जिंदगी मैंने और तेरे पापा ने जी है वो तुम दोनों मत जियो। जल्द से जल्द उसकी गलतफहमी दूर कर और उसे घर ले आ। बहुत जल्द आपकी बहू आपके पास होगी, ये वादा है मेरा आपसे, अभय ने मीनल जी का हाथ थामते हुए कहा। मीनल जी ने अपनी पलकें झपकाई। फिर अभय बोला, मेरे पास आपके लिए एक और अच्छी खबर है। मीनल जी ने आंखों के इशारे से पूछा तो अभय बोला, ऐसे नहीं, पहले आप प्रॉमिस करो कि जल्दी से ठीक हो जाओगी।
मीनल जी ने अभय का खिलखिलाता चेहरा देखा तो वो भी मुस्कुरा उठी और जल्दी से बोली, आर्या का पता चल गया क्या? अभय नहीं, पर मैं उसे जल्द ही ढूंढ लूंगा और फिर आपकी बहू और आपके होने वाले पोता या पोती को वापस ले आऊंगा। मीनल जी, क्या कहा तूने अभय? यही कि आप दादी बनने वाली हो? मीनल जी खुश होते हुए, क्या सच में अभय सच में उस दिन डॉक्टर के पास गए थे ना, उसकी रिपोर्ट से पता चला। मीनल जी खुश हो गई। पीछे खड़े मिस्टर सिंह और गायत्री जी के चेहरों पर भी खुशी की एक लहर दौड़ गई। तो फिर तो उसे जल्दी से घर ले आ, बेचारी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी, किन हालातों में होगी। ऐसी हालत में उसका बाहर रहना ठीक नहीं, उसे हम सबकी जरूरत होगी, तो उसे जल्दी से ले आ, गायत्री जी रोते हुए बोली। आप सबको मुझ पर भरोसा है ना? अभय ने पूछा तो सबने हाँ में सिर हिला दिया। बस मुझे कुछ वक्त दे दीजिए, अभय ने दादी के आंसू पोंछते हुए कहा। फिर वो आगे बोला, आप ही कहती हो ना कि आर्या ने सबको हर वक्त हंसते रहना सिखाया है ना? तो नो टीयर्स ओनली स्माइल। गायत्री जी ने अभय को गले से लगा लिया। आज सबके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब अभय के दिल में आर्या को ढूंढ लाने का इरादा और भी ज्यादा मजबूत हो गया। अब वो जानता था कि उसे आर्या को उसका पति बनकर नहीं बल्कि अभय प्रताप सिंह बनकर ढूंढना है। दिल्ली खुराना हाउस। आर्या गुमसुम सी बैठी हुई खिड़की के बाहर देखे जा रही है। मुस्कुराना तो जैसे वो भूल ही गई है। उसे सबकी याद सता रही है। आई एम सॉरी बच्चा, मैं आपको आपके पापा से दूर कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी की परछाई तक भी तुम पर पड़े। यही उसकी सजा है। अब से आज से अगर मेरी सांसें चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। आर्या अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली। अगली सुबह खुराना हाउस। आर्या सूरज के उगने से पहले ही उठ गई। वो खुराना हाउस के गार्डन में चली गई। कुछ देर वहां बैठने के बाद वो वापस अंदर आ गई। मिसेज खुराना आर्या को अपने साथ अपने एनजीओ ले गई। वहां बहुत सारे बच्चे और बुजुर्ग थे। सुनैना जी ने आर्या को सबसे मिलवाया। आर्या बिना किसी भाव के सबसे मिली। मुंबई में मुझे इतनी जल्दी में मिलने क्यों बुलाया और क्लास में क्यों नहीं आए? वृंदा ने कॉलेज की कैंटीन की टेबल पर अपना बैग रखते हुए बोला। कहीं भी मन नहीं लग रहा, अभिनव उदास होते हुए बोला। डोंट वरी, अभी सब ठीक हो जाएगा, देखना भाई भाभी को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। वृंदा अभिनव के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली। कितनी अजीब बात है ना, जिन्होंने हमें मिलाया आज वो खुद ही एक दूसरे से अलग हो गए। वो शनाया ने ऐसा किया, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं। वो तो है ही घटिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कबीर भाई ऐसी घटिया हरकत करेंगे। सब ठीक होने लगा था, भाई का भी रवैया बदलने लगा था, सब खत्म हो गया। कहते कहते अभिनव की आंखों से आंसू बह निकले। वृंदा जल्दी से अपनी चेयर से उठी और अभिनव को गले से लगा लिया। अभी संभालो खुद को, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी परिवार है। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भाई और भाभी जल्दी ही फिर से एक हो जाए। कहते कहते वृंदा की आंखें भी नम हो गई। सिंह मैंशन। अभय अपने रूम की सीसीटीवी फुटेज देख रहा है, जो उसने आर्या को देखने के लिए ऑन किया था। तभी उसको वृंदा की बुआ नजर आई, जो अलमीरा में कुछ रख रही थी। अभय खुद से, आखिर ये बुआ यहाँ किस काम से आई थी और आर्या की अलमीरा में क्या कर रही है? अभय जल्दी से उठा और उसने आर्या की अलमीरा चेक करी, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। उसने वापस आकर वो फुटेज दोबारा देखी तो उसने आर्या के हाथ में वही एनवलप देखा जो उसने बुआ के हाथ में देखा था, और बुआ ने उसे अलमीरा में रख दिया था। अभय को अब सब समझ आ गया। अभय नीचे आया तो लिविंग एरिया में रमेश ठाकुर हाथ जोड़े खड़े जाने की इजाजत मांग रहे हैं। माँ जी, पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया कि समझ ही नहीं आ रहा क्या कहे। बस इतना ही कहेंगे कि अब हमें इजाजत दीजिए जाने की। गायत्री जी ने हाँ में सिर हिलाया। सब जाने के लिए आगे बढ़े ही थे कि अभय एक कड़क आवाज में बोला, कोई कहीं नहीं जा रहा। लेकिन बेटा, कितने दिन हम यहाँ रहेंगे? सुषमा जी बोली। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है तो सुषमा, हमें अब चलना चाहिए, वृंदा की बुआ बोली। आपको बहुत जल्दी है बुआ जी, अभय बोला। अरे नए, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बहुत टाइम हो गया हमें यहाँ बिटिया के घर में रुके हुए, जीजी बोली। अरे बुआ जी, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो बिटिया के घर की भूल भुलैया समझ भी नहीं आए आपको, और फिर अभी हमारा हिसाब किताब भी तो बाकी है। अभय ने बुआ के चारों ओर घूमकर कहा तो बुआ के पसीने छूट गए। बाकी सब अभय को हैरानी से देखने लगे। कौन सा हिसाब किताब? अभय बाबू, अगर हमारी तरफ से कोई कमी रह गई हो तो बता दीजिए, हम पूरी कर देंगे, रमेश जी ने हाथ जोड़कर कहा। ठाकुर साहब, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों बुआ जी? अभय ने कहा तो बुआ की सांसें ही अटक गई। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं उस दिन इसके रूम में क्या करने गई थी? हे भगवान बचा लेना आज, जीजी मन में बोली। क्या हुआ बाबू, साफ साफ बता दो, जीजी डरते डरते बोली। ठीक है तो बताइए, उस दिन मेरे कमरे में क्या करने गई थी? अभय ने कड़क आवाज में पूछा तो जीजी कांप गई। आह, किस दिन? जीजी ने डरते हुए कहा। मुझे लगा आपकी यादाश्त काफी तेज है, अभय ने कहा। अभय ने बुआ के हाथ में पकड़ा बैग उनसे छीन लिया। अभय ने अमायरा को बैग खोलने के लिए दिया। अमायरा ने बैग खोला तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। बिटिया के घर में चोरी? अभय ने कहा। नहीं नहीं, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, बुआ ने कहा। तो फिर ये क्या है? अमायरा बोली। पैसों से भरा बैग देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। माँ मुझे माफ कर दो बेटा, वो तो मैं, जीजी बोली। तो ठाकुर साहब गुस्से में बोले, जीजी कहाँ से आए इतने पैसे आपके पास?
आपको शर्म नहीं आई अपनी ही बेटी के घर में चोरी करते? वृंदा के बड़े चाचा बोले। ठाकुर साहब ने हाथ जोड़ लिए। बाबू जी से गलती हो गई, हम उनकी ओर से माफी मांगते हैं। गलती नहीं, गुनाह किया है। इन्होंने मेरे ही कमरे में चोरों की तरह घुसकर मेरे ही खिलाफ साजिश रची है। इन्होंने मेरी ही पत्नी के सामने मेरी झूठी तस्वीरें पेश करी। इन्होंने। अभय ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। मां, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो कबीर ने जैसा करने को बोला था वैसे ही किया। उसने मुझे बस इतना ही कहा था कि मैं ये। रमेश ठाकुर ने जीजी को बांह से पकड़कर अपना और घुमा लिया और बोले, मैंने आपकी हर गलती को नजरअंदाज किया, कभी कुछ नहीं कहा आपसे, लेकिन आज आपने मेरी ही बेटी के घर में आग लगा दी। आज आपकी वजह से हमारी बेटी के घर में हमारा सिर शर्म से झुक गया। अरे पैसों के लिए अपना ईमान ही बेच दिया आपने। शिव वृंदा के छोटे चाचा बोले। अब इनकी सजा भी आप ही तय कीजिए ठाकुर साहब, अभय ने कहा। ये आपकी गुनहगार है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा सलूक आप इनके साथ कीजिए, रमेश ठाकुर ने हाथ जोड़ कहा। तभी एंट्रेंस से इंस्पेक्टर अपने साथ 2 लेडी कांस्टेबल लिए अंदर आ गए। मिस्टर सिंह, ये पुलिस को यहाँ किसने बुलाया? मैंने एंट्रेंस पर खड़ी वृंदा बोली। वृंदा और अभिनव कॉलेज से घर आए तो यहाँ जो हंगामा चल रहा था वो उन्होंने सब देख और सुन लिया था, इसीलिए वृंदा ने पुलिस को फोन करके बुला लिया। मैं जानती हूँ आपने ये सब अभय भाई और आर्या भाभी से बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि उन्होंने आपको आपके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। एक लालची इंसान से मेरी शादी करवाकर आप हम सबसे बदला लेना चाहती थी ना, लेकिन मेरी शादी इतने अच्छे परिवार में हो रही है ये आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जितनी शिद्दत से आपने भाई और भाभी को अलग करने के लिए काम किया है, काश उतनी ही शिद्दत से आपने अपनी बेटी पर ध्यान दिया होता तो आज वो जिंदा होती, यहाँ होती हमारे साथ। वृंदा आंखों के आंसू लिए बोली। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन्हें यहाँ से, ठाकुर साहब बोले। फिर अभय से बोले, हमें माफ कर दीजिए, अगर हमें जरा सा पता होता कि जीजी ये सब करने वाली है तो हम खुद उन्हें पहले ही रोक देते। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अभय ने ठाकुर साहब के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। हमें खुशी है कि आपका गुनहगार पकड़ा गया। हम दुआ करते हैं कि आर्या बेटा जल्दी से घर लौट आए। फिर अभिनव से बोले, अभिनव बेटा हमें स्टेशन तक छोड़ आओ, ठाकुर साहब बोले। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और फिर सबके साथ स्टेशन की तरफ निकल गया। भाई ये बैग, अमायरा ने कहा, इन्हें गरीबों में बंटवा दीजिए, अभय ने मिस्टर सिंह से कहा। मिस्टर सिंह ने हाँ में सिर हिलाया और अमायरा से वो बैग ले लिया। अभिनव और वृंदा ने उसके घरवालों को स्टेशन तक ड्रॉप किया और वापस घर के लिए निकल गए। वृंदा गाड़ी में बैठे बाहर की तरफ देख रही है, ना चाहते हुए भी उसकी आंखें छलक पड़ी। अभिनव ने वृंदा को गुमसुम देखा तो उसने गाड़ी रोकी तो वृंदा ने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए। वो गाड़ी से बाहर आया और वृंदा की साइड से डोर खोला और उसे गाड़ी से बाहर आने को कहा। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? वृंदा ने गाड़ी से उतरते हुए पूछा। अभिनव ने वृंदा का हाथ पकड़ा और बोला, ये आंसू किस लिए? सुबह मुझे समझा रही थी कि सब ठीक हो जाएगा और अब क्या हुआ? वृंदा अभिनव के गले लग गई और रो पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी बुआ इस सब में शामिल होंगी, कबीर और शनाया के साथ साथ वो भी इस प्लान का हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। पैसों के लालच में उन्होंने किसी का खुशियों भरा घर तहस नहस कर दिया। घृणा आती है मुझे कि वो मेरी बुआ है। अगर वो ये सब हमें बता देती तो शायद माहौल ही कुछ और होता। मुझे भाई और भाभी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है इसमें। अगर वो इस घर में ना आती तो शायद सब ना होता। अभिनव, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर बुआ नहीं होती तो कबीर कोई और रास्ता निकाल लेता। बुआ तो 2 पल की मेहमान थी, लेकिन कबीर इसी घर में पला बड़ा, भाई का सबसे अच्छा दोस्त कहता था खुद को, लेकिन उसने भाई को तकलीफ देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। खुद की गलतियां भाई पर थोप दी। वृंदा ने अभिनव के कंधे पर हाथ रख उसे आश्वासन दिया और फिर दोनों वापस गाड़ी में बैठ घर के लिए आ गए। दिल्ली खुराना हाउस। आर्या अपने रूम में बैठी हुई है, तभी एक मेड हाथ में कैनवस और कलर लिए चली आ रही है। आर्या उसे हैरानी से देख रही है। फिर वो बोली, ये सब क्या है? मेड, ये सुनैना मैम ने बोला है आपके कमरे में रखने के लिए। अरे इतनी अच्छी ड्राइंग करती हो तुम, सुनैना जी अंदर आते हुए बोली। लेकिन आपको कैसे पता? मैंने तो बताया नहीं, आर्या ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। कुछ बातें बताने की जरूरत नहीं होती। एनजीओ में लगी पेंटिंग्स को जिस तरह से तुम छू कर देख रही थी ना, उससे तुम्हारा कला से प्यार साफ साफ नजर आ रहा था, सुनैना जी बोली। आर्या अभी भी उनकी तरफ हैरानी से देख रही है। उसको अपनी तरफ ऐसे देखते हुए सुनैना जी बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अगर तुम इसके साथ अपना वक्त बिताओगी तो शायद तुम्हें कुछ हेल्प मिल जाए कड़वी यादों से निकलने में। आर्या सुनैना जी के गले लग गई और बोली, थैंक यू मैम, तुम बस अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखो और खुश रहो, सुनैना जी ने कहा और वहां से चली गई। आर्या कुछ देर तक उस कैनवस और कलश को देखती रही। आखिर वो आज से दूर कैसे रह सकती थी? वो धीरे से अपने बेड से उठी, फिर उसने कलश को उठाया और एक लड़की की तस्वीर बनाई जिसकी आंखें तो बहुत खूबसूरत है, पर उसकी आंखों में एक खालीपन है, एक अधूरापन है। शायद कहीं न कहीं इस तस्वीर के माध्यम से आर्या अपनी ही व्यथा बयान कर रही है। फिर उसके बाद उसने एक परिवार की तस्वीर बनाई जिसमें सब एक साथ बैठे हुए बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीर बनाते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर आई है। तभी
उसे अपने कंधे पर किसी की पकड़ महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने मिसेज सुनैना खड़ी थी। उन्हें देख आर्या ने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए। बह जाने दो इन्हें, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। सुनैना जी आर्या के गले लग गई और उसकी पीठ को सहलाने लगी। कुछ देर बाद आर्या शांत हो गई और बोली, आपको पता है मैं एक अनाथ हूँ। बचपन से मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला। शादी के बाद मुझे सब कुछ मिला, माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार। मेरी किस्मत को शायद ये भी मंजूर नहीं था। मैं नहीं जानती कि क्या हुआ तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच, ऐसा क्या हो गया जिससे तुम्हारा दिल इतनी बुरी तरह से टूट गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अतीत के पन्नों को जितना पलटोगी उतना ही उसमें उलझती जाओगी। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा, वरना लौट जाओ अपनी दुनिया में, वापस मिटा दो अपनी दूरियों को, क्योंकि वर्तमान में अतीत की कोई जगह नहीं होती। सुनैना जी आंखों में आंसू भरते हुए बोली, मैम जब लगाव और घाव एक ही आदमी से मिले तो दूरियां आ ही जाती है। आर्या बोली तो सुनैना जी ने उसके गाल को हल्के से सहला दिया। तभी उन्हें लिविंग एरिया में एक आवाज सुनाई दी, माँ कहाँ हो आप, जल्दी आइए, मुझे आपको कुछ बताना है। उस आवाज को सुन सुनैना जी दौड़ती हुई बाहर आ गई और सामने खड़े नौजवान लड़के को देखकर उनकी आंखें खुशी से भर गई। जय ने सुनैना जी के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया, फिर वो उनके गले लग गया। माँ आज मैं बहुत खुश हूँ, जय ने कहा। अच्छा, और आपकी खुशी की वजह क्या है, सुनैना जी ने पूछा। हमारी कंपनी को मॉडलिंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। पिछले कुछ समय से हमारी कंपनी जो लॉस में चल रही थी, इस प्रोजेक्ट से सब ठीक हो जाएगा, जय खुश होते हुए बोला। हमेशा ऐसे ही खुश रहो, सुनैना जी बोली। जय ने मेड से मिठाई लाने को कहा। जय ने सुनैना जी का मुंह मीठा करवाया, फिर बोला, वैसे वो लकी चार्म कहाँ है। लकी चार्म, सुनैना जी ने पूछा। हाँ वही जिसके बारे में फोन पर बता रही थी, जिसके हमारे घर में कदम रखते ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया हमारी कंपनी को, इसके लिए मैं सालों से इंतजार कर रहा था, जय बोला। वो गेस्ट रूम में है, सुनैना जी बोली। सुनैना जी कुछ कह पाती इससे पहले ही जय आर्या के रूम की तरफ बढ़ गया। जय अंदर आया तो आर्या पेंटिंग कर रही थी। उसने एक्सक्यूज मी बोला तो आर्या पीछे घूमी, जिससे उसके हाथ में जो कलर्स की ट्रे थी वो जय की व्हाइट शर्ट के ऊपर छलक गई। ओह आई एम सॉरी, आर्या बोली। इट्स ओके, वैसे मुझे नहीं पता था कि आप अपने रूम में आने वाले गेस्ट का ऐसे स्वागत करती है, जय हंसते हुए बोला। आप कौन, आर्या ने पूछा। ये मेरा बेटा है, जय दहलीज पर खड़ी सुनैना जी बोली। हाँ और मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और मुझे लगता है मुझे मेरी आर्टिस्ट मिल गई है, जय आर्या की बनी हुई तस्वीरें देखकर बोला। आर्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अब मैंने कुछ गलत कहा क्या, जय धीरे से बोला। सुनैना जी बिल्कुल नहीं आर्या, लेकिन मैं कैसे। अच्छा है ना, तुम ऑफिस जाओगी, लोगों के बीच रहोगी तो सब ठीक हो जाएगा, सोच लो फिर बता देना, सुनैना जी बोली। आर्या ने हाँ में सिर हिलाया। सुनैना जी जय के साथ रूम से बाहर आ गई। सिंह इंडस्ट्रीज। अभय आर्या की यादों में खोया हुआ है। उसके केबिन का डोर नॉक हुआ तो अभय अपनी यादों के घेरे से बाहर आया। समर अंदर आया और बोला, भाई जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आए। क्या, अभय ने पूछा। आपने कबीर और शनाया को जेल क्यों भिजवा दिया जबकि आप उन्हें सजा दे सकते थे। क्योंकि मौत उनके लिए बहुत आसान होती, लेकिन ख्याल रखना उन्हें जेल में भी आराम न मिलने पाए, मौत से भी बदतर कर दो उनकी जिंदगी, अभय ने कहा। जी सर कहकर समर वहां से चला गया। रात का समय। दिल्ली। आर्या बेड पर लेटी हुई करवट पर करवट बदल रही है। रोज रात आर्या घंटों ऐसे ही करवट बदलती है। वो कहते हैं ना, आदत इतनी जल्दी नहीं छूटती। आर्या को भी अभय की बाहों में सोने की आदत जो है, इसीलिए उसे हर रात नींद नहीं आती। ना चाहते हुए भी अभय की याद सताती है। आर्या उठकर अपने रूम में बनी खिड़की के पास आ गई और चांद को निहारने लगी। उधर मुंबई में अभय का भी यही हाल है, वो भी आर्या की यादों से अछूता नहीं है। वो अपने रूम के साथ बनी बालकनी में खड़ा हुआ चांद को निहार रहा है। आर्या कहाँ हो तुम, जहां भी हो प्लीज वापस आ जाओ, अभय ने चांद को देखते हुए कहा। मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊंगी, आर्या भी चांद को देखते हुए बोली। दोनों एक दूसरे से मीलों दूर है पर फिर भी दिल में एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार है। दोनों प्यार से चांद को ऐसे निहार रहे हैं कि मानो चांद के माध्यम से एक दूसरे का दीदार कर रहे हो। समाप्त।